लॉकडाउन में सब घर में एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में जो है लॉकडाउन का माहौल सिचुएशंस है, तो ऐसे सिचुएशंस पे जो है हमने ये किया है कि ऑनलाइन वीडियोस बना के लाइव क्लासेस के जरिए आप तक पहुँच पाएँ। और जाहिर सी बात है कि कितनों भी कुछ भी हो जाए देश में, पढ़ाई लिखाई का तो कोई इसकी प्रॉब्लम मतलब असर नहीं होगा। सब लोग पढ़ेंगे, एग्जाम्स भी होंगे, सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी खुलेंगे। ठीक है, जामिया कोचिंग सेंटर के अंदर मैं भी एक फैकल्टी हूँ जो जनरल स्टडीज़ वाला पोर्शन है वो हम कवर कराते हैं यहाँ पे। तो जो है चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक्स है बेसिकली मेरा जो है इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स वगैरह, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह की क्लासेस जो हम यहाँ पे करवाते हैं स्टूडेंट्स को देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं कि आप लोग जो है जामिया कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं। तो हम जो है वीडियोस जो है अपलोड करेंगे आपसे फर्स्ट डे में। बेसिकली जो है आज हम हिस्ट्री पे बात करेंगे, है ना, इतिहास पे बात करेंगे। जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट्स है, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं होती है ना। अब क्या कीजिएगा कि हर कंपटीशन के अंदर हिस्ट्री से काफ़ी सवाल पूछते हैं। तो ये जो मेरा टॉपिक्स है हिस्ट्री, कोई एक स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्लास 10th के लिए है या क्लास 9th के लिए है। इसमें जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग 10th में भी हैं, 8th क्लास में भी हैं, 9th में भी हैं, वो लोग भी इस वीडियोस को देख सकते हैं और जो है एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ तो ये एसएससी के एग्जाम्स के लिए, सीजीएल के एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग के लिए, है ना, या जामिया में जो ग्रेजुएशन में बैचलर्स में जो एडमिशन होती हैं, बीए हिस्ट्री, बीए ऑनर्स हिस्ट्री वगैरह, ये सब में भी जो है वो आप काम इस पर चला सकते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर। तो कहने का मतलब है एक जनरल टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है। तो आज मैंने इतिहास चुना है कि इतिहास जो है आप लोगों को हम समझाएंगे, पढ़ाएंगे, है ना। इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स पे भी वीडियोस बनाएंगे, करंट अफेयर्स पे भी होगी, पॉलिटिकल साइंस में भी हम बनाएंगे। तो एक जनरल स्टडीज वाला जो पोर्शन है वो हम कवर कराते हैं इसमें। इतिहास आप पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने काफ़ी सोचा और मैंने डिसाइड किया कि इतिहास तो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत कुछ है इसके अंदर। प्राचीन समय में क्या चीज़ें हुई, मध्यकालीन समय में क्या चीज़ें हुई, या मॉडर्न समय में आधुनिक भारत के अंदर क्या चीज़ें हुई। तो हमने ये डिसाइड किया है कि जो सबसे पहले मैं आपको कवर कराऊँ वो मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराऊँ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे काम करेंगे यहाँ पे। तो इसको आप चाहे तो एक ये कह सकते हैं कि ये ब्रिटिशर्स इंडिया को समझेंगे कि अंग्रेज़ों की हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर जो हुई वो कैसे शुरू हुई, फिर इसके खिलाफ हमने कैसे रिवोल्ट किए, कैसे आंदोलन हमने किया भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स इंडिया यानी अंग्रेज जब आके हिंदुस्तान पे कब्जा किए, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया को। मॉडर्न इंडिया में क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो विस्तार से इसको समझेंगे आज, ठीक है। सेकेंड चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये तय करना हो, डिसाइड करना हो, देखिए चाहे एंशियंट इंडिया हो या मध्यकालीन भारत हो, एक टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है कि इतने डेट्स के बाद मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो रही है ना, या इतने डेट्स के बाद एंशियंट इंडिया जो है वो चैप्टर्स उसका क्लोज हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्राचीन भारत का अगर एंड माने कि प्राचीन भारत के समय कब खत्म हुई और वहाँ से अर्ली मध्यकालीन या मिडिवल इंडिया की शुरुआत कब से हुई, तो कहने का मतलब है कि एंशियंट इंडिया जो खत्म हुआ उसका एक डेट है 647 AD। ये टाइम पीरियड बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 647 के अंदर जो लास्ट एंशियंट रूलर थे उनका इंतकाल हुआ, जैसे हर्षवर्धन कहते हैं, और उसके बाद जो है फिर अर्ली मिडिवल्स की जो है शुरुआत हुई, मध्यकालीन की शुरुआत हुई। तो इस तरह से अगर हम टाइम पीरियड डिसाइड करके ये समझना चाहें कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहाँ से हम शुरू करें, कौन से टाइम पीरियड से हम शुरू करें, तो हमने ये एक डेट्स तय किया है और आप लोग भी इससे जो है अग्री होंगे, शायद यही डेट्स बेहतर होगा। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत जो हुई है वो 1885 से, हम इसको लैंडमार्क मारते हैं कि 1885 से जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है, ठीक है।
1885 एक स्पेसिफिक जो है डेट्स हैं जहां से शुरुआत हुई है। इसको कह सकते हैं कि 1870 और 1880 के दशक में ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, जिससे हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न या आधुनिक भारत की जो है शुरुआत हो रही थी इंडिया के अंदर। अब कैसे क्यों हम इसको डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि कोई भी आज के बाद आपसे पूछे कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कब से हम करेंगे, तो आपके लिए एक टाइम पीरियड है कि 1885 जो है एक लैंडमार्क है जहां से हमारी आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। ठीक है, हम इसको विस्तार से समझेंगे। ठीक, क्योंकि एक स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट्स में ये पूछा है ना, कुछ स्टूडेंट्स विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा कि सर डेट्स जो होते हैं, तिथि जो होता है, क्या उसको याद रखना जरूरी है, क्या उसके बगैर हिस्ट्री नहीं पढ़ी जा सकती? तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि आप डेट्स के बिना जो है हिस्ट्री नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते। एक तरह से हम कह सकते हैं जो डेट्स होते हैं ना, जो तिथि होते हैं, ये एक तरह से सिनोनिम्स हैं हिस्ट्री के। आप डेट्स को अगर नहीं पढ़ रहे, नहीं लर्न कर रहे, याद नहीं कर रहे, तो फिर हिस्ट्री आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, नहीं, आपको प्रॉब्लम्स होगी। कैसे, मैं ये आपको बताऊंगा एग्जाम्पल समझा के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हिस्ट्री हम यहाँ पे समझा रहे हैं आप लोगों को, ये एक जनरल टॉपिक है। जनरल टॉपिक का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है। जो बंदा एसएससी की तैयारी कर रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीजीएल्स जो है ग्रेजुएशन कंबाइंड लेवल जो टेस्ट होते हैं, या मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या किसी स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन्स लेना है, वो तो खैर मेरिट बेसिस पे होता है, या मान लीजिए कि जामिया मिल्लिया के अंदर एडमिशन्स लेना है, या एएमयू के अंदर एडमिशन्स लेने हैं उसको 12th के बाद, या जो बंदा क्लास 10th के अंदर है, या जो क्लास 9th के अंदर है, या जो 12th के अंदर है, ये सब जो है अपना काम यहाँ से चला सकते हैं। एक मैं जनरल टॉपिक्स पे बात करूंगा। ठीक है, बेसिकली कंपटीशन लेवल के लिए हम कह सकते हैं कि कंपटीशन लेवल के लिए जो है हम इसको समझते हैं। अब मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए या ब्रिटिशर्स इंडिया को समझने के लिए हमें 2-4 बातें करनी है, लेकिन हम डिटेल्स पे नहीं समझेंगे इसको, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया में अंग्रेजों की हुकूमत से पहले आप सब जानते हैं कि मुगल एम्पायर की हुकूमत थी। तो हम थोड़ा इसको समझते हैं कि अंग्रेज कैसे इंडिया के अंदर शुरुआत की। हम समझते हैं कि पहले इसको समझना आपके लिए बेहतर होगा कि इंडिया में मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई, और आप लोग डेट्स भी जानते हैं कि मुगल एम्पायर की जो शुरुआत हुई भारत के अंदर 1526 AD में, क्योंकि हमें अंग्रेजों के हिंदुस्तान को समझना है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझना है। हम इस बैकग्राउंड के साथ अगर समझेंगे तो सही समझ हम हिस्ट्री के अंदर पैदा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत इंडिया के अंदर 1526 में हुआ, और आप लोग सभी पढ़ चुके हैं कि बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ 1526 के अंदर, जिसमें जो लास्ट सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी, उसको शिकस्त देके यानी उसको हरा के जो है वो बाबर जो है हिंदुस्तान पे कब्जा किया, और 1526 से जो है मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। इंशाअल्लाह हम जब मध्यकालीन भारत पे बनाएंगे वीडियोस या मुगल एम्पायर पे बनाएंगे तो हम वहाँ पे डिटेल्स पे समझेंगे चीज़ों को, लेकिन केवल हमें यहाँ पे लिंक एक बनाना है, जोड़ना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि एंशिएंट इंडिया खत्म हो गया तो उसका लिंक जो है मेडिवल के साथ नहीं होगा, या मध्यकालीन भारत का लिंक मॉडर्न के साथ नहीं होगा। एक टाइम पीरियड या एक स्पेसिफिक जो हिस्ट्री के अंदर है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो हमें हर चीज़ को समझना है, तभी हम सही समझ पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि 1526 के अंदर बाबर ने मुगल खानदान की हुकूमत जो है शुरू की हिंदुस्तान के अंदर, उनकी नींव या जो है शुरुआत की। ठीक, ये चीजें चला, और 1707 के अंदर आप सब जानते हैं कि जो मुगल एम्पायर के जो सबसे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे उनका इंतकाल हुआ औरंगजेब का। आप सब जानते हैं 1707 में उनका इंतकाल हो गया, 1707 के अंदर। ठीक है, ये भी आप जानते हैं अच्छे से। अच्छा, एक चीज ये लर्न करना है कि देखिए 2 चीजें हैं। एक, अगर मैं बोलूं कि लास्ट मुगल रूलर कौन थे इंडिया के अंदर, तो आंसर जो होगा वो बहादुर शाह जफर होगा, जो 1857 के रिवोल्ट में शामिल थे। अंग्रेजों ने जिसको कैद करके रंगून भेजा, तो एक बहादुर शाह जफर तो वो है 1857 के अंदर। तो अगर मैं पूछूं कि लास्ट मुगल रूलर कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए बहादुर शाह जफर। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, आंसर गलत करके आते हैं, है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स होते हैं। लेकिन मैं यही सवाल अगर आपसे पूछूं कि लास्ट मुगल रूलर लेकिन पावरफुल मुगल रूलर कौन थे, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? औरंगजेब होना चाहिए। देखिए, दोनों में अगर मैं बात करें तो दोनों में लास्ट लगा है, मतलब लास्ट ही है, लेकिन ये क्या है कि लास्ट पावरफुल है।
मतलब जो सबसे ताकतवर मुगल रूलर थे वो औरंगजेब हैं, जिनका इंतकाल 1707 में हुआ। लेकिन अगर हम पावरफुल को छोड़ दें तो बहादुर शाह जफर का जो इंतकाल हुआ वो 1858 के अंदर हुआ, लेकिन 1857 के अंदर में बहादुर शाह जफर थे, जिनको कैद करके अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। ठीक है, और तो ये क्या हो गया कि ये लास्ट पावरफुल नहीं थे, लेकिन लास्ट मुगल रूलर थे। ये क्या है, लास्ट पावरफुल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद के जो मुगल रूलर आए, यानी 1707 के बाद जो मुगल हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर, वो इस तरीके का नहीं है, या इस मतलब इतनी पावरफुल नहीं है कि वो और जो रीजनल पार्टीज थी या रीजनल जो पावर्स थी, जो क्षेत्रीय पावर्स थी, जैसे मराठास थे, पंजाब के अंदर महाराजा रंजीत सिंह थे, या बंगाल के अंदर नवाब वगैरह थे, या मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान या हैदर अली थे, या अंग्रेज जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की या बक्सर की लड़ाई हुई, तो उनमें क्या हुआ कि मतलब मुगल से ताकतवर नहीं थे कि उनका मुकाबला कर सके, है ना। जो टाइम पीरियड शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर के टाइम में रहा या बाबर के टाइम में रहा, वो लेटर मुगल्स के अंदर वो चीजें देखने को नहीं मिली। इसकी वजह ये थी कि मुगल खानदान के अंदर अंदरूनी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जिसे बोलते हैं इंटरनल प्रॉब्लम्स विद इन द मुगल एम्पायर। इसमें एक बुक भी छपी है, सतीश चंद्रा, जो मिडल इंडिया के काफी अच्छे राइटर्स हैं, तो उनके बुक पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो कहने का मतलब है कि 1707 के अंदर लास्ट पावरफुल का इंतकाल हो गया। ठीक है, 1707 के बाद जो टाइम पीरियड शुरू हुआ मुगल इंडिया का, उसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1707 से हम अगर इसको समझना चाहें 1857, क्योंकि 1857 में पूरी तरह से मुगल हुकूमत खत्म हो गई भारत के अंदर। तो कहने का मतलब है कि 1707 से अगर 1857 तक अगर हम समझें, तो इसके लिए हम लिखते हैं लेटर मुगल फेज, मतलब जो है बाद वाले मुगल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेटर, क्योंकि इतने ताकतवर ये नहीं थे। तो ये 3 पार्ट्स में मुगल डिवाइड है। पहला 1526 में इसकी शुरुआत हुई, 1707 के अंदर जो है लास्ट पावरफुल जो मुगल रूलर थे औरंगजेब, उनका इंतकाल हुआ, और फिर बाद वाले जो मुगल रूलर आए वो इतने ताकतवर नहीं थे। लेकिन फाइनली अगर मैं ये पूछूं आपसे कि मुगल एम्पायर की फाइनली हुकूमत हिंदुस्तान से कब खत्म हुई, तो आप बोलेगा कि 1857 के अंदर, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हुआ था, हम जिसको डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहादुर शाह जफर का जो है वो उनको कैद करके रंगून भेजा गया। ठीक है, तो ये 3 टाइम पीरियड्स में हम इसको समझते हैं। लेकिन इससे भी अहम बात क्या है कि इतनी पावरफुल मुगल एम्पायर, जिसके हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में नाम है, समझ में आता है, सेंट्रल एशियन हिस्ट्री में नाम है, साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री में नाम है, इतनी बड़ी साम्राज्य, बाबर इतने ताकतवर रूलर, अकबर इतने मतलब ताकतवर, है ना, आखिर क्या वजह थी कि इनकी हुकूमत खत्म हो गई। तो जब हम हिस्ट्री अपना देखते हैं और समझते हैं, तारीख पे बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो नहीं खत्म हुई हो। अशोका, मौर्य एम्पायर, वो भी खत्म हो गए, हर्षवर्धन वो भी खत्म हो गए, राजपूत की हुकूमत वो भी खत्म हुए, दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, मुगल्स खत्म हुए, अंग्रेज खत्म हुए, हम आए वो खत्म हुआ, आईएनसी जितने दिन से हुकूमत की वो खत्म हो गए, बीजेपी आए, इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसी हुकूमत नहीं होती है कि वो परमानेंट हो, वो धीरे धीरे वक्त के साथ उन्हें खत्म होना होता है ना। तो हम इसको समझते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि मुगल एम्पायर कैसे खत्म हो गए हिंदुस्तान के अंदर, इनका खात्मा कैसे हुआ, है ना। तो हम इसको समझते हैं, क्योंकि हमें ब्रिटिश इंडिया पे काम करना है, तो हम केवल डिटेल्स पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक लिंक जो है वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे मैं अगर यहाँ पे ये करूँ कि मुगल एम्पायर, चाहे इसको 1526 से आप जो है 1707 लिखिए, तो इस पर तो हम बात नहीं करेंगे कि इस पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं, काफी धूमधाम से चीजें हुई। लेकिन अगर बात करेंगे 1707 से जो है 1857 तक आखिर ऐसी क्या चीजें हुई जिससे मुगल जो है वो खत्म हो गए, तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम इसका हेडलाइंस लिखते हैं। कॉजेज मतलब कारण होता है, कॉजेज बिहाइंड दी, बिहाइंड मतलब पीछे, डाउनफॉल, डाउनफॉल मतलब जिसका जवाब हो जाए, खत्म हो जाए, कॉजेज बिहाइंड दी डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल हुकूमत खत्म होने की क्या वजह थी हिंदुस्तान के अंदर का, मतलब कैसे खत्म हो गई है, तो ये टॉपिक्स होगा। और मैं पूरे आपके साथ ये करूंगा कि जब मैं मध्यकालीन पे डिटेल्स में पढ़ाएंगे, क्योंकि आज तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक्स है, तो हम इंशाल्लाह इसको बहुत विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्या हो गए। केवल आज 2 पॉइंट समझेंगे कि 2 पॉइंट्स की वजह से मुगल जो है खत्म हो गए। ठीक है, इसके अंदर अगर पहला पॉइंट हम लिखें, तो पहला पॉइंट हम इसमें ये कह सकते हैं कि अच्छा ऐसा भी हिस्ट्री में है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री अगर विस्तार से पढ़ेंगे ना, तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि औरंगजेब जो है बहुत जिम्मेदार थे, जिनके वजह से मुगल हुकूमत खत्म हो गई। मैं ये कहता हूँ कि औरंगजेब जिम्मेदार थे, लेकिन जिस तरह से हिस्ट्री में उनकी छवि बनाई गई है या जितना जिम्मेदार उसको ठहराया गया है, मैं ये नहीं समझता कि इतने औरंगजेब जिम्मेदार थे। इसके पीछे क्या वजह थी, तो जब हम इसको डिटेल्स में समझेंगे तो आप भी मेरे तरह आंसर देंगे कि औरंगजेब वाज नॉट द ओनली रिस्पांसिबल फॉर द कॉजेस बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ द
फेस करनी है औरंगजेब को, ठीक है। तो अगर इसको मैं समझूं तो 2 पॉइंट्स आपके सामने मैं रखूंगा, क्योंकि इसका लिंक अंग्रेजों के साथ होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पहला तो मैं लिखेंगे इसके अंदर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है तनाव, जो आपस में लड़ते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन दी मुगल एम्पायर, हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं मुगल एम्पायर, ठीक है। कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब आपस में ये लोग लड़ते रहे, यूनिटी नहीं रही हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब आपस में लड़ेंगे लोग तो बाहर वाले इसका फायदा तो उठाते ही हमें, आप जानते हैं। और सेकंड कहने का मतलब है, और ये जो है सिर्फ इस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड एक बहुत मशहूर लड़ाई थी हिंदुस्तान के अंदर। कहा यह जाता है कि अगर वो युद्ध नहीं होता इंडिया के अंदर, वो लड़ाई बैटल्स नहीं होते, तो शायद से अंग्रेज इतनी आसानी से अपने पैर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं जमा पाते। वो कौन सी लड़ाई थी? और कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल्स एग्जाम्स में भी ये सवाल पूछते हैं। तो उस युद्ध का नाम है 1739। जी हाँ, इसको हम कहते हैं क्या? बैटल ऑफ करनाल। आप लोग सब जानते होंगे, इसको पढ़े होंगे। करनाल बेसिकली जगह है हरियाणा के आसपास। तो 1739 में एक युद्ध हुई जिसको बैटल ऑफ करनाल कहते हैं, जिसका और इसको जो करने वाले थे इसका नाम है नादिर शाह, जो सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान आए थे। कहा यह जाता है कि नादिर शाह जो लेटर मुगल्स के बाद वाले मुगल्स, उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने, और पूरी दुनिया को ये बता दिया नादिर शाह ने कि मुगल एम्पायर के हिंदुस्तान में अब कितनी ताकत रह गई है। अब बिल्कुल ये खत्म हो गई है, जिनको भी अपना किस्मत आजमाना हो वो हिंदुस्तान पहुंच सकते हैं। 1739 में लड़ाई हुई और नादिर शाह जो है वो लाल किले तक पहुंच गए, और लाल किले में जो मुगल्स की दौलत थी, मुगल एम्पायर के रेड फोर्ट के अंदर, शाहजहानाबाद जो ओल्ड दिल्ली कहते हैं, वहां से उन्होंने सब कुछ लूटा, और लूटने के बाद वापस जो है सेंट्रल एशिया पहुंचे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल्स ताकतवर थे या नहीं। कोई अच्छा, रेड फोर्ट क्या था? रेड फोर्ट बेसिकली हेडक्वार्टर थे जहां से मुगल्स हुकूमत चलती थी। जैसे आज मैं बताऊं कि दिल्ली आपका मेन है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स है जहां से पूरा हिंदुस्तान, वैसे उस जमाने में रेड फोर्ट होते थे। कोई बादशाह बाहर से आए, रेड फोर्ट के अंदर दाखिल हो और सारी दौलत इकट्ठा करे और फिर वापस सेंट्रल एशिया पहुंच जाए, जिसमें कोहिनूर डायमंड, पीकॉक थ्रोन, जिसको जो है तख्त ताऊस कहते हैं, जिसपे शाहजहां बैठ के हुकूमत करते थे, वो सब चीजें उन्होंने लूटा। तो जाहिर सी बात है ताकतवर नहीं थे, तभी तो ये चीजें अंजाम में हुई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि नादिर शाह ने वो कारनामे कर दिए। अच्छा, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि ये बातें मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है। आप सब जानते हैं कि 1600 AD में, अच्छा 1600 AD के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत जो कर रहे थे उनका नाम है जहांगीर, ठीक है। कहा जाता है कि जहांगीर पहला मुगल बादशाह था हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने अंग्रेजों को इजाजत दी कि वो हिंदुस्तान से ट्रेड कर सके, और बड़े तादाद में हिंदुस्तान में यूरोपियन ट्रेडर्स आते थे तिजारत करने वाले, और वो इंडिया से ट्रेड्स कर रहे थे, ठीक है। उनके नाम था विलियम हॉकिंस वगैरह, मैं जब पढ़ाऊंगा इसको डिटेल्स में तो समझेंगे, है ना। थॉमस हुआ है वगैरह, वो सब आए जहांगीर के दरबार में आए और ट्रेड्स यानी तिजारत करने की परमिशन, तो मुगल खानदान ने ये परमिशन दे दी थी अंग्रेजों को कि वो हिंदुस्तान से ट्रेड्स करें, और इससे फायदा ही होने वाला था, तिजारत से तो नुकसान होते नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये चीज है 1600 AD, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि 1739 में जब बैटल ऑफ करनाल हो रहा है, जहाँ पे नादिर शाह ये चीजें कर रहे हैं, अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे और वो सब चीज देख रहे थे, मौके के तलाश में था कि अपनी हुकूमत कैसे कर सके। आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी हुकूमत कायम कर दी, आप जानते ही हैं, ठीक है। 1947 में हमें इससे छुटकारा या आज़ादी मिली। तो कहने का मतलब है कि ये सब आपको जो है थोड़ा समझना है, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे। आप सब जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे एक चीज और भी है, क्या एक चीज और भी है, काफी डिबेट्स हैं किताबों के अंदर, काफी लोग समझते हैं कि यूरोपियन ज्यादा मजबूत थे इसलिए वो हिंदुस्तान को कब्जा कर लिए, या हिंदुस्तान कमजोर थे इसलिए वो कब्जा कर लिए। दोनों बात है, वो ज्यादा ताकतवर थे या हम ज्यादा कमजोर थे। तो भाई कोई कमजोर और कोई ताकतवर नहीं थी, अपने वक्त के साथ साथ सब अपनी जगह पे मौजूद थी चीजें। हम इसको जब पढ़ेंगे तब समझेंगे कि हम लोग कमजोर नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई जिससे अंग्रेज जो है ब्रिटिशर्स को फायदा उठाया, ठीक है। आप जानते हैं कि बंगाल एक स्टेट है, मतलब उस जमाने में डिक्लाइन कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, या लेटर मुगल्स का
जमाना था तो 3 मुस्लिम रियासतें बनी थी उस वक्त, जो काफी अपने आप में मजबूत थी, मतलब रीजनल पार्टीज अगर हम बताएं तो उनमें से एक तो स्टेट बना था मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद, ठीक है। एक स्टेट बना हैदराबाद का, एक स्टेट बना आपका अवध का, और एक स्टेट आपका बना बंगाल का। मतलब मुगल से ये लोग अलग हुए और अलग होने के बाद इन्होंने अपनी खुद की अपनी स्टेट जो है वो कायम कर ली, हैदराबाद, अवध और बंगाल। और सबसे अहम बात यह है कि तीनों जो स्टेट्स हैं, तीनों जो राज्य हैं, वो मुस्लिम स्टेट्स थी, है ना। बंगाल जो अलग हुआ बेसिकली, है ना, फिर इसके अंदर जो लोग आए जैसे मुर्शिद कुली अली खान या मीर जाफर या मीर कासिम या नवाब सिराजुद्दौला वगैरह, वो सब बंगाल के अंदर मौजूद थे। 3 रियासतें बनी बंगाल के अंदर, ठीक है। और भी कई रियासतें थी जो औरंगजेब के जमाने से ही उभरना शुरू हुआ था। जैसे एक रियासत यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर मौजूद थी जो काफी ताकतवर थी, है ना, जो है मराठास। इसको कहते हैं मराठास एम्पायर यानी मराठास, क्योंकि इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल्स में, ये भी आप लोग इसको समझने वाले हैं, ठीक है। मराठास एम्पायर। और बाद में जो है पंजाब के अंदर एक रियासतें बनी जिसको हम कहते हैं कि सिंध, अलग एक स्टेट बना। मुगल से अलग होने के बाद जो स्टेट्स बनी वो ये सारे स्टेट्स बने, ठीक है। मराठा मतलब महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब जो है वो सिंध, महाराजा रंजीत सिंह वगैरह, और इस तरह के अलग अलग स्टेट्स बने। लेकिन अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई वो हुई बेसिकली बंगाल के अंदर, क्योंकि बंगाल के अंदर कौन सा युद्ध हुआ आप सब जानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 के अंदर चीजें हुई, है ना, जिसमें जो है नवाब जो बंगाल के अंदर थे वो हार गए, ठीक है। और जो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर जो अंग्रेजों की तरफ से जो मेन थे आप जानते ही हैं, कमांडर थे बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव, है ना, तो प्लासी के अंदर वो जीत गए 1757 में। फिर कुछ समय के बाद एक और युद्ध हुई जिसको हम कहते हैं 1764 के अंदर, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं, जो है बैटल ऑफ बक्सर। और यहाँ पे भी आप जानते हैं कि यहाँ पे भी अंग्रेज जो है जीत गए, ठीक है, 1764 के अंदर। अगर हम इन रियासतों के बारे में बात करें, चाहे वो हैदराबाद जो मुगल से अलग होकर बनी, या अवध जो मुगल से अलग होकर बनी, या बंगाल जो मुगल से अलग होकर बनी, या जो है आपका सिंध वगैरह, तो इन सब में अगर सबसे पावरफुल माना गया उस वक्त अगर सबसे, तो वो आपका बेसिकली मराठा एम्पायर थे जो शिवाजी वगैरह जिनके फाउंडर थे, ठीक है। और कहा यह जाता है कि अगर अंग्रेजों से हिंदुस्तान में उस वक्त अगर कोई मुकाबला कर सकता, जो रीजनल पार्टीज थी, क्षेत्रीय पार्टीज थी पॉलिटिकल, तो वो शायद मराठा एम्पायर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते थे। प्लासी के अंदर तो मराठास नहीं आए क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि मुगल हार जाए, नवाब हार जाए, है ना, ठीक है, ये सब चाहती हैं कि अपनी हुकूमत कायम हो। लेकिन प्लासी के अंदर नहीं आए और बक्सर के अंदर शायद से वो आते मराठास, क्योंकि नवाब वगैरह से उनकी अलायंस हो गई थी, तो शायद मराठास जो है वो बक्सर में आते और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते। लेकिन 1764 से जस्ट 3-4 साल पहले हिंदुस्तान में एक और लड़ाई हुई जो कि काफी जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हिस्ट्री में समझने के लिए। इसको हम इस पे यहाँ पे समझते हैं कि वो कौन सी युद्ध थी। जी हाँ, आप लोग को याद होगा शायद 1761 AD के अंदर, 1761 के अंदर, कुछ याद कर पा रहे हैं आप लोग 1761 के अंदर क्या चीजें हुई थी? तो 1761 के अंदर जो है हम कहते हैं कि पानीपत के मैदान में जो है 30वीं लड़ाई हुई थी, जिसको हम कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या चीजें हुई देखिए। पहला बैटल ऑफ पानीपत आप लोग याद है 1526, फिर सेकंड जो है 1556 और थर्ड जो है 1761। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड, ये दोनों मुगल से ताल्लुक है तो हम इसको बाद में समझेंगे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर दो ताकतों के बीच में लड़ाई हुई। एक तो यहाँ पे मराठास थे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग थे। अगर मैं इसकी मजबूती के बारे में एग्जांपल दूं तो औरंगजेब नॉर्थ इंडिया को छोड़ के साउथ पहुंच गए थे क्योंकि शिवाजी को जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनको नहीं हरा पा रहे थे। तो औरंगजेब ने डिसाइड किया कि हम खुद जाके वहां पे लड़ाई करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम तक जो है वहां पे युद्ध चली और मराठा जो है उनको कब्जा नहीं कर पाए, मुगल्स वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग थे ये, ठीक है। और जब अंग्रेज आए तो शायद से मराठा जो है वो अंग्रेजों का कब्जा कर सकते, मतलब उनका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1761 के अंदर जो पानीपत के मैदान में लड़ाई हुई, एक तो मराठास थे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, और वर्सेस
एक और व्यक्ति थे जो सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान आए, जिनका नाम है अहमद शाह अब्दाली। आप सुने होंगे, जैसे नादिर शाह थे वैसे ही जो है अब्दाली भी एक थे। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया कि पानीपत के मैदान में बुरी तरह से मराठास को शिकस्त दे दी, हार दे दी। और मराठास जो इतने स्ट्रॉन्ग थे, जो ख्वाब देख रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में उनका कब्जा होगा, जिस तरह से मुगल्स कर रहे थे, वो सब उनके ख्वाब ड्रीम जो है वहीं खत्म हो गए, सपने वगैरह सब खत्म हो गए, चूर चूर हो गए। और 1761 के बाद फिर मराठास कभी भी यूनाइट नहीं हो पाए और बिल्कुल वो लोग जो है खत्म हो गए। और फाइनली अंग्रेजों ने 1818 के अंदर जो है उनके ऊपर कब्जा कर लिया। तो 17 से देखिए 2-3 ऐसी लड़ाई है जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास की किस्मत बदल दी। अगर ऐसी चीजें नहीं होती तो शायद से हमारा इतिहास ऐसा नहीं होता आज का। 1739 बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह देखे, जिन्होंने मुगल खानदान की पूरी ताकत रख दी सामने लाके, अंग्रेजों ने काफी फायदा उठाया। 1761 के अंदर मराठा जो ताकतवर थे, जो शायद अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने इनकी रीढ़ की हड्डी खत्म कर दी, बिल्कुल खत्म हो गई ये। तो ये सब ऐसे हिस्ट्री है जो मतलब टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम कह सकते हैं, यहाँ से हमारा इतिहास चेंज या बदलना शुरू हुआ। ठीक, तो अब कोई ऐसी ताकत नहीं थी हिंदुस्तान के अंदर जो डायरेक्ट अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। जो चाहे प्लासी का युद्ध हो 1757 के अंदर, चाहे वो बक्सर का 1764 के अंदर हो, हम नहीं थे उस अंदाज में कि हम अंग्रेजों का जो है वो क्या कर सके, मुकाबला कर सकें। और 1764 के अंदर के बाद जो है फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कब्जा। हम पढ़े कि क्योंकि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे बात करें, ब्रिटिशर्स पे बात करें, तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। अगर हम ब्रिटिशर्स इंडिया को समझें तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सर कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला तो हम ये कहेंगे कि 1757 से जो हुकूमत शुरू हुई अंग्रेजों की 1757 से, और ये हुकूमत चली 1857 तक, 1857 तक। मतलब अगर इसका हम टाइम पीरियड पे ध्यान दें तो ये कंप्लीटली 100 इयर्स है, मतलब 100 साल तक जो है ये हुकूमत हुई। लेकिन ये हुकूमत जो है सिर्फ एक कंपनी की हुकूमत थी जो तिजारत करने के लिए भारत आई थी, जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ये याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फिर 1857 में आप जानते हैं कि रिवोल्ट हुआ भारत के अंदर, है ना, और बहुत बड़ी रिवोल्ट थी 1857 का। इंडियन हिस्ट्री में काफी तारीफ है कि इतने बड़े रिवोल्ट अंग्रेजों के खिलाफ दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिला। और 1857 के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूनिटी देखने को मिला, एकता देखने को मिला, जहाँ पे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब आजाद तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस या तब्दीलियां यहाँ पे जरूर हुई। तब्दीलियां ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत 1857 के अंदर खत्म हो गई, और 1857 से जो शुरुआत हुई वो डायरेक्ट अब अंग्रेज जो है वो कब्जा कर रहे, मतलब उनकी हुकूमत शुरू हो गई, अब कंपनी की हुकूमत नहीं थी। तो 1857 से लेके जो 1947 तक है, यहाँ पे अब डायरेक्टली इंडिया को जो कंट्रोल्स कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स कर रहे थे। मतलब जो है लंदन से ये डायरेक्ट कंट्रोल्स हुए थे, जबकि पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये था। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा क्या था कि 1857 के अंदर रिवोल्ट हो रहा था, या क्योंकि सब लोग परेशान हो गए थे, है ना। और ये जो 100 साल का टाइम पीरियड है 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसको हम बोलते हैं कि ये पूरी जो 100 साल की पीरियड है हिस्ट्री के अंदर, ये बिल्कुल ही एक्सप्लॉइटेशंस का है। मतलब इतने बड़े तादाद में यहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, किसानों से रेवेन्यू लिया गया, हर स्टेट्स के ऊपर धीरे धीरे इन्होंने कब्जा किया, है ना। मैं आपको बता दूं कि बैटल ऑफ प्लासी जब शुरू हुआ 1757 के अंदर, तो बक्सर के बाद 1764 के बाद सिर्फ बंगाल का प्रोविंस के ऊपर उन्होंने कब्जा किया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1764 के बाद उन्होंने अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे शुरू किया, और 1857 आते आते हिंदुस्तान का लगभग जो है वो 95% एरिया को अपने कंट्रोल्स में ले लिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। पंजाब के ऊपर कब्जा किया, मराठास को हटाया, बंगाल के ऊपर कब्जा किया, अवध के ऊपर कब्जा किया। मतलब इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जहां पे इनके कंट्रोल में था। 95% इंडिया जो अपने कंट्रोल्स में ले लिया था। तो ये 100 साल के जो टाइम पीरियड है, बेसिकली हम इसको कहते हैं इकोनॉमी के अंदर जो एक्सप्लॉइटेशंस किस तरह से यहाँ के किसानों को, यहाँ के हुक्मरानों को, रूलर्स को जो है वो लोग एक्सप्लॉइट किए। और इस टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान के अंदर। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर क्या चीजें हो रही है, क्या गुजर रही है। उनका
गया। एक था कि यहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा होना चाहिए, संसाधन के ऊपर, और सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट, और जितनी भी दौलत है हिंदुस्तान के वो जो है और सारा जो है यूरोप पहुंचनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ सर, 100 साल के अंदर बस कुछ नहीं हुआ, एक्सप्लॉइट जो हुआ। कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान से दौलत निकलनी शुरू हुई, और इसको हम बोलते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान का जो ड्रेन है, जो हम कह सकते हैं कि जो बहाव है दौलत का, वो यूरोप कंट्रीज, और पूरे यूरोप के अंदर जो है वो सारे दौलत जो है यहाँ से निकलने शुरू हो गए। तो यह हिंदुस्तानियों के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि इन एक्सप्लॉइटेशन से बचा जाए, इनको रोका जाए, है ना। तो हमने बहुत बड़ा रिवोल्ट किया, जिसको काफी मशहूर है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 में तो हमें आजादी नहीं मिल सकी, हाँ, लेकिन वो चीजें जरूर हो जो 100 साल के अंदर या 100 साल के अंदर जो कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे हम कहीं ना कहीं फ्री हो गए। और 1857 से डायरेक्ट जो है वो अंग्रेजों का कब्जा भारत में शुरू हो गया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि 1857 से जो 1947 तक जो डायरेक्ट अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया, ये जहन पे वो लोग रख के चले कि कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना है भारत के अंदर जिससे फिर 1857 जैसा रिवोल्ट भारत में देखने को मिल जाए। तो अगर 1857 जैसे रिवोल्ट हो गई हिंदुस्तान के अंदर, तो हमारी हुकूमत फिर बेकार हो जाएगी, हमें यहाँ छोड़ के जाना होगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, कुछ भी वो कर रहे थे, इंडियंस को जरूर शामिल कर रहे थे सर, अपर क्लास से जरूर पूछ रहे थे क्या हम ऐसा करना चाह रहे हैं भारत में, आप हमसे सहमत हैं या नहीं है। सहमति जरूर होती थी, समझ में आता है। इसके वजह से तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर बॉम्बई के अंदर। तो कहने का मतलब है कि वो जहन पे रख के चले थे ये चीजें कि नहीं, और ऐसा नहीं हुआ, हम इतने बड़े तादाद में एकता नहीं हो पाए सर, जिसके वजह से आजादी को इतने लंबे समय लगा। अगर 1857 जैसे हम लोग एकता अगर हो जाती भारत के अंदर, तो शायद से इतने टाइम पीरियड तक अंग्रेज हुकूमत नहीं कर पाते भारत के अंदर, वो यूनिटी हम नहीं कायम कर पाए जो 1857 के अंदर थी नहीं। तो कहने का मतलब है कि दो टाइम पीरियड्स के अंदर हम इसको डिवाइड किए हैं। पहला टाइम पीरियड है 1757 से 1857, जहां पे एक कंपनी की हुकूमत है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हिंदुस्तान के संसाधन पे कंट्रोल्स करना है, सारी हिंदुस्तान की दौलत को यूरोप पहुंचानी है ना। यहाँ पे जनता पे क्या चीजें हो रही है, दैट डजंट मैटर। फिर जब 1857 के रिवोल्ट के बाद जब अंग्रेजों की हुकूमत हुई, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हुई, तो इस तरह की चीजें हुई, ठीक। तो इतने, और पीछे से तो हम नई चीजों को कवर करेंगे, ये एक अलग टॉपिक बनेगा, क्योंकि हमें आज मॉडर्न इंडिया पे टॉपिक ज्यादा करना है, तो मॉडर्न इंडिया के ज्यादा फोकस करके कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम ब्रिटिशर्स को समझेंगे तो हम एक एक चीज को वहां पे जो है हम इसको समझेंगे, ठीक है। आप सब जानते हैं कि 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ, आप सब जानते हैं। बैटल ऑफ प्लासी में जो है वो क्या कहते हैं कि नवाबों को हरा के जो इन्होंने अपनी हुकूमत कायम की, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। फिर आप जानते हैं कि 1764 में युद्ध हुई, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, क्योंकि बक्सर में फाइनली ये जीत गए, ठीक है। इनको जो है, जो बेसिकली बंगाल प्रोविंस है, प्रोविंस का मतलब जो है बेसिकली एरिया जो था बंगाल का, बंगाल प्रोविंसेस, वहां पे इनको कंट्रोल्स मिल गया, और बंगाल प्रोविंसेस से डायरेक्ट वो जाके टैक्सेस जो है या जो रेवेन्यू है ना, वो वहाँ के किसानों से डायरेक्ट जाके कलेक्ट कर सकते थे, चाहे टैक्सेस या रेवेन्यू हो। उसको बोलते हैं दीवानी राइट्स। क्या बोलते हैं? दीवानी राइट्स बोलते हैं। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से, है ना, लेकिन उसको हम बोलते हैं दीवानी राइट्स। तो दीवानी राइट्स का मतलब ये था कि अब नवाबों का कंट्रोल नहीं होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चीजें मिल गई थी, है ना, हासिल कर लिया था कि वो डायरेक्ट जाके किसानों से जो है टैक्सेस या रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सके। तो बंगाल प्रोविंस का मतलब अगर हम आज का स्टेट बोलेंगे, क्योंकि बंगाल प्रोविंसेस काफी बड़े एरिया था उस जमाने में, तो अगर हम ये बताएं कि बंगाल प्रोविंसेस के अंदर आज का कौन कौन सा स्टेट मौजूद है, तो उत्तर प्रदेश का स्टेट कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश का, बिहार का कुछ हिस्सा, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, बंगाल, ये सब मिला के बंगाल प्रोविंसेस। तो पूरे इंडिया के अंदर सबसे जो बिग प्रोविंस था वो बंगाल प्रोविंसेस था। तो इतने बड़े प्रोविंसेस से अब डायरेक्ट जाके वो अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। तो ये जो इसको राइट्स मिला वो 1765 के अंदर जो है ये राइट्स जो है वो प्राप्त कर लिए, क्योंकि बक्सर में वो जीत गए, दीवानी राइट्स उनको हासिल हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ सर
कि 2-3 स्टेट्स थी जो उस वक्त मजबूत थे, लेकिन वो लोग भी जो है नहीं कर पाए। शुरुआत में बहुत कोशिश थी, लेकिन फाइनली जो है उन स्टेट्स पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। आप सब जानते हैं कि 1799 के अंदर एक युद्ध हुई मैसूर, है ना, जिसमें जो जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, है ना, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। जिसमें क्या हुआ 1799 के अंदर जो टीपू सुल्तान थे, हैदर अली का जो बेटा था, जो मैसूर स्टेट्स में पहले हैदर अली थे, हैदर अली के बाद जब वो इंतकाल कर गए तो फिर वहां पे टीपू सुल्तान आए। तो टीपू सुल्तान को हरा के जो है उनका वहां पे बेसिकली जो है इंतकाल हो गया, है ना, कत्ल हो गई। और टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फाइनली जो है ये जो लड़ाई हुई वो बेसिकली मैसूर के स्टेट्स पे कब्जा करने के लिए। तो मैसूर के स्टेट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया 1799 के अंदर। फिर आइए आप 1880s के अंदर, 1818 के अंदर जो मराठास पानीपत के मैदान में हारने के बाद जो थोड़ी बहुत संभले थे, उसको भी उन्होंने जो है मराठास के ऊपर फाइनली जो है वो कब्जा कर लिया। तो मराठास भी जो है 1818 के अंदर पूरी तरह से खत्म हो गए 1880s के अंदर। फिर आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 1849 के अंदर जो है आते आते उन्होंने पूरा जो सिंध का एरिया है या तो पंजाब का एरिया है, उस पर भी उन्होंने अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया 1849 के अंदर। फिर 1856 के अंदर जो एक ताकतवर स्टेट थी जिसको अवध कहते हैं, 1856 के अंदर अवध के ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 आते आते हिंदुस्तान का जो 95% एरिया था उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। अगर हिंदुस्तान का मैं अगर मैप बना दूं, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र कब्जा हो गया, मैसूर के स्टेट्स पे उन्होंने कब्जा किया, पंजाब के स्टेट्स पे बंगाल प्रोविंसेस मिल गया, अवध इनको मिल गया, ये सब पूरे हिंदुस्तान जो है उनके कंट्रोल्स में आ गया था। तो धीरे धीरे वो जो है अपना कब्जा कर लिया। ये कैसे हुआ, कैसे वो कब्जा कर लिया, है ना, ये सब हम डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं कभी, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे जो है समझते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, हमें जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे काम करना है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम कैसे समझें। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिखता हूँ आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखिए ये है ऐसा कि मैंने जितनी भी चीजें आपको आज अभी समझाया है ये पूरा बैकग्राउंड है सर। और मैंने बताया कि किसी भी हिस्ट्री में कोई भी अगर पार्ट समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है हर पार्ट्स को समझते हुए चलें, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा सर। टफ कहाँ पे होता है कि हमें अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है तो सिर्फ हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे फोकस करते हैं, पहले वाले पार्ट्स के ऊपर हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। तो जाहिर सी बात है आप जब तक मध्यकालीन भारत को नहीं समझेंगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं सर। तो कहने का मतलब है कि वो बैकग्राउंड जो है मुझे समझ में आनी चाहिए, जिसके वजह से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर सही समझ पैदा कर सकते हैं। तो हम तो मध्यकालीन भारत का पूरा आपको जो है डिटेल्स में नहीं समझाया, लेकिन हम ये समझाया कि कैसे कैसे मुगल्स जो है वो डिक्लाइंस के। इंशाल्लाह कभी वक्त मतलब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मध्यकालीन पे जो है हम उस पे बनाएंगे कि मध्यकालीन में मुगल्स की हिस्ट्री क्या है इंडिया के अंदर। तो कहने का मतलब है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि इसका अगर टाइम पीरियड हम माने सर तो एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड जो है 1885 मानते हैं कि ये हमारा एक लैंडमार्क है जहां से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई। और इसके अंदर चूंकि ऐसा हुआ कि एक पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन भारत के अंदर बनी जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी जो है एस्टैब्लिश हुआ। और आईएनसी एस्टैब्लिश होने के बाद जो किसानों की समस्याएं थी, जो ट्राइबल्स लोगों की समस्याएं थी, उन सबको अंग्रेजों के सामने इन्होंने लाना शुरू किया। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हम सबको अभी समझेंगे विस्तार से। तो कहने का मतलब है कि एक पॉलिटिकल पार्टी कह लीजिए या पॉलिटिकल एसोसिएशंस कह लीजिए जिसकी स्थापना भारत में हो गई थी, क्योंकि इसमें एजुकेटेड लोग शामिल थे। शुरुआत में क्या चीजें हुई नहीं हुई, लेकिन अब एजुकेटेड लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे थे। तो जाहिर सी बात है हम जो है बड़े सोच समझ के चीजें कर रहे थे, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक चीज यहाँ पे बताते हैं कि नेशनल मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई भारत के अंदर, नेशनल मूवमेंट्स, वो सब जो है इसी टाइम पीरियड के अंदर भी। इसको उर्दू में कहते हैं कौमी तहरीक, के कौम के बारे में जो है हमने जो है कैसे इकट्ठे हुए, है ना, कौमी तहरीक। और इसमें से एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है जिसको महात्मा गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा, है ना, कैसे वो अलग अलग लोगों को वो लेके आए इस कौमी तहरीक राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, नेशनल मूवमेंट्स के अंदर, हम अंग्रेजों के खिलाफ कैसे इकट्ठा हुए और फाइनली 1947 को देश को कैसे आजाद मिली। तो हम जो है ये समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि नेशनल
नेशनल मूवमेंट की शुरुआत भारत के अंदर हो गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन की, कौमी तहरीक के हर कौम के लोग आ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ और यूनिटी की तरफ हम बढ़ रहे थे। 1870s 80s के अंदर कुछ ऐसे वाकयात हुए हिंदुस्तान के अंदर 1870s 80s के अंदर जो अंग्रेजों का टाइम पीरियड है, जिससे हिंदुस्तान के लोगों को ये कहीं ना कहीं समझ में आनी शुरू हुई कि ये जो देश है इंडिया, ये जो नेशन है, क्योंकि उस वक्त तक इंडिया जो है वो एक मुल्क नहीं है, नेशन नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों की समझ एक नेशन की तरफ बढ़ना शुरू हुआ कि भारत भी एक नेशन बन सकता है, एक मुल्क बन सकते हैं, हमारी एक अपनी आइडेंटिटी हो सकती है, पहचान हो सकती है। जैसे फ्रांस बना, जैसे यूएसए बना, वैसे जो है इंडिया भी जो है एक नेशन या मुल्क की तरह जो है बन सकते हैं। यहाँ के बिना भेदभाव के लोग इकट्ठा हो सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो ऐसे कुछ इवेंट्स हुए, इसमें हुए तो बहुत सारे इवेंट्स, लेकिन मैं 2-4 एग्जांपल्स दूंगा जिसके वजह से एजुकेटेड लोगों के जहन में ये सवाल उठने शुरू हुए कि व्हाट इज इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया एंड फॉर whom इंडिया, मतलब इंडिया, भारत किसके लिए है, देश या इंडिया क्या है ना। क्या यहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर सिर्फ अंग्रेजों का ही कब्जा होना चाहिए? क्या यहाँ के सिस्टम्स, व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, सारी कंट्रोल्स अंग्रेजों की तरफ होनी चाहिए? क्या उसमें भारतवासियों का, उसमें इंडियंस का कोई योगदान नहीं है? क्या इंडियन शामिल नहीं हो सकते हैं? ये इंडिया क्या है, किन के लिए है? क्या हमारे लिए नहीं है? क्या उनके लिए जो इतने दूर से आके हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं? क्या ये हुकूमत कब तक चलेगी? ये इंडिया किसके लिए? ये रिसोर्सेज के ऊपर इस तरह के सवाल जो है वो हिंदुस्तानियों के जहन में, खास तौर से जो एजुकेटेड लोग थे, कहीं ना कहीं ये चीजें जो उनके जहन में आ रही थी कि हमारे सिस्टम्स में कुछ चेंजेस या तब्दीलियां होनी चाहिए, जिसके वजह से जो है देश को आज़ादी मिल सकती है। तो वो फीलिंग्स जो है वो आनी शुरू हुई एजुकेटेड लोगों के दरमियान में। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह, क्योंकि ये चीज़ें 1757 से हो रही है, लेकिन इस तरह के फीलिंग्स या इस तरह की जो है वो चीज़ें नहीं डेवलप हो पाई। ये केवल डेवलप जो है 1885 के बाद ये डेवलपमेंट शुरू हुई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस दशक के अंदर कि हमें सोचने पे मजबूर कर दिया? हम 3-4 एग्जांपल्स यहाँ पे आपको समझाएंगे कि आखिर ये जो नेशनल मूवमेंट्स, कौमी तहरीक की जो शुरुआत हो रही है, राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है, ये कैसे हो रही है भारत के अंदर, लोगों के अंदर ये फीलिंग्स कैसे आ रहे हैं कि ये जो इंडिया है बेसिकली ये क्या है ना, और ये किन के लिए है? इसको हम कह सकते हैं फॉर whom it, मतलब ये किन के लिए, फॉर whom, क्या हमारे लिए नहीं है, क्या बाहर के लिए है? तो इस तरह के सवाल ये सोचना शुरू हुआ। ठीक है, क्या चीज़ें हैं देखिए, और मैंने बताया कि जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो 1885 से, तो मानते हैं 1885 से शुरू हुई, लेकिन इसकी समझ जो है लोगों को 1870 से ही शुरू हो गया। यानी 1870 या 1880s के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे लोग जो है वो 1885 में जो है कुछ एजुकेटेड लोग वो आईएनसीज की स्थापना करें। 1870s और 80s में क्या चीज़ें हुई, कैसे कौमी तहरीक की शुरुआत में? देखिए, आप सब जानते हैं कि 1878 के अंदर एक जो है 1878 के अंदर, ये डेट से याद रखिएगा, एक एक्ट पास हुआ, एक कानून पास हुए, जो अंग्रेज एक कानून पास किया है ना, उसका नाम है बेसिकली आपका, और इसको हम कह सकते हैं कि एक तो सबसे पहले हम इसको कहते हैं कि एक आर्म्स एक्ट पास हुआ। आर्म्स मतलब हथियार और एक्ट मतलब कानून, तो एक एक्ट पास हुआ। अब इस एक्ट के अंदर क्या चीजें मौजूद थी? अंग्रेज इसमें क्या करना चाह रहे थे? अंग्रेजों ने इसके अंदर एक चीज ये की कि जितने भी इंडियंस हैं वो बिना लाइसेंस के या बिना इजाजत के वो बिल्कुल हथियार अपने पास नहीं रख सकते हैं। और देखिएगा कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो ये खतरा अंग्रेज लोग महसूस कर रहे थे, है ना, इनके जहन में थी कि अगर हथियार रखेंगे तो फिर जो है बाद में ये कुछ रिवोल्ट वगैरह ना जाए, तो उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया कि जितने भी इंडियंस हैं वो नहीं रख सकते हथियार, लाइसेंस वगैरह। कुछ हद तक ये बात सही है कि इलीगल तरीके से आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से भी रखने पे जो है इन्होंने पाबंदी कर दी। एक तो वर्ड मैं बताता हूँ, सेल्फ डिफेंस। जाहिर सी बात है, आदमी सेल्फ डिफेंस, खुद सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए वो थोड़े मोड़े गन अपने पास रखते हैं, लेकिन वो भी रखने पे उन्होंने जो है पाबंदी लगा दी कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी जो है कोई भी शख्स अपने पास जो है वो हथियार या आर्म्स, किसी तरह की कोई आर्म्स हथियार नहीं रख सकते हैं, पूरी तरह से बैन कर दिया। तो एक तरह से हमें ये समझ में आ रही थी कि अंग्रेज क्या चाह रहे थे, क्यों ऐसा कर रहे थे। वो निहत्था हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जब भी चाहे अंग्रेज कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, सेल्फ डिफेंस के लिए भी नहीं रख सकते हैं, लीगल तरीके से भी हम नहीं रख सकते हैं। तो एक आर्म्स एक्ट जो है यहाँ पे पास हुआ, जिससे हिंदुस्तानियों के जहन में ये सवाल उठने शुरू हुए कि आखिर ऐसा क्यों। ठीक है, फिर वैसे ही एक एक्ट और पास हुआ सर 1878 में ही, इसी साल में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग सुने होंगे। इन एक्ट का नाम है वर्नाकुलर
एक्ट, मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है एक कानून है जो 1878 में पास हुआ। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या है, इसमें यह था कि न्यूज़, देखिए दो बातें थी इसमें। पहली चीज तो ये थी, इसके अंदर जो अखबार होते थे, न्यूज़पेपर होते थे उसमें, है ना, उस वक्त के, तो जो न्यूज़पेपर होते थे तो एक तो ये होता था कि आज भी होते हैं कि न्यूज़पेपर जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में या अलग अलग इस पे जो है वो छपते हैं, जैसे इंग्लिश में, उर्दू वगैरह में, हिंदी में पेपर छपते हैं। तो उस वक्त जो 1870 के अंदर था वो ये था कि न्यूज़पेपर जो है वो तो मेन जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है पब्लिश होते ही थे, है ना, अंग्रेजी में ये छपते ही थे, और साथ में कुछ जो रीजनल क्षेत्रीय जो लैंग्वेज थी, जैसे मराठास में लैंग्वेज, मराठी में जो है वो पत्र छप गए, या पंजाबी में वो न्यूज़पेपर छप गए, मतलब किसी अदर यानी दूसरे लैंग्वेज में पेपर छपने से बिल्कुल जो है वो रोक दिया गया, और कहा यह गया कि सिर्फ न्यूज़पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही जो है, इंग्लिश भाषा में जो है वो पब्लिश होगी, छपेगी। पहली बात तो इन्होंने ये कहा, और दूसरी जबान पे ये नहीं। एक वजह इनकी ये थी कि जो कुछ भी अंग्रेज कर रहे हैं या जो कुछ भी न्यूज़ आ रहे हैं, अखबार आ रहे हैं, अगर वो अंग्रेजी में आएंगे तो जाहिर सी बात है उस वक्त इंडियंस इतना अंग्रेजी जानते नहीं थे। आम आदमी तो आज तक भी आज के दौर में भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो अगर दूसरे लैंग्वेज में छपते हैं, तो जैसे मराठी में अगर छप गया तो अंग्रेजी नहीं आती, तो मराठी से जो है वो पढ़ के समझ लेते हैं, पंजाबी में समझ लेते हैं, हिंदी में समझ लेते हैं, है ना। एक है बंदा इंग्लिश नहीं जानते हैं वो पढ़ने के लिए, लेकिन उर्दू में अखबार पढ़ लेते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो जो हमारी मदर जबान है या जो हमारे रीजनल स्टेट्स जो लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं, उस पर अगर छपती है तो हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने जानबूझ के बैठ के अगर न्यूज़पेपर अंग्रेजी में समझेंगे तो सिर्फ अपर क्लास या एजुकेटेड लोग हैं वही पढ़ पाएंगे, क्या चीजें हो रही है देश में यही समझ पाएंगे। जो आम आदमी है, आम जनता है, उनको समझ में ही नहीं आएगी कि देश के अंदर क्या चीजें हो रही है, क्योंकि उनको अखबार समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अखबार जो है, न्यूज़पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में समझते हैं। तो कहने का मतलब है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ऐसी एक्ट थी, कानून थी, जिसमें सिर्फ इंग्लिश में पेपर पब्लिश होगी, न्यूज़पेपर, बाकी दूसरे लैंग्वेजेस में जितने भी रीजनल या स्टेट्स में जो बोली जाती है लैंग्वेज, उन सब में पब्लिश नहीं होगी। उसको उन्होंने बैन कर दिया कंप्लीटली। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जुल्म यहाँ पे उन्होंने ढाई, ठीक है। ये दोनों है। एक चीज तो ये हो गया 1870 के अंदर के न्यूज़पेपर पे हो गई। दूसरी जो अहम बात है इसके अंदर, वो भी आपको यहाँ पे समझना है कि इस एक्ट के अंदर जो है क्या चीजें हुई, और 1878 के अंदर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसको हम लिखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो पहली बात तो आपने ये समझा कि ये दूसरे लैंग्वेज में नहीं छप सकते हैं। सेकंड बात जो यहाँ पे हुई, तो दूसरी चीज है यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर, वो ये है कि कोई भी जैसे न्यूज़पेपर यहाँ पे अंग्रेजी में पब्लिश होगी, ठीक है, वो न्यूज़पेपर छपने से पहले, पब्लिश होने से पहले अंग्रेज उसको चेक करेंगे, देखेंगे, और कोई ऐसी न्यूज़ अगर उसके अंदर है, छपी हुई है, जिससे अंग्रेजों का नुकसान हो सकता है, तो उस न्यूज़ को नहीं पब्लिश किया जाएगा, नहीं छापा जाएगा। केवल वही न्यूज़ अंग्रेज पेपर्स के अंदर आएंगे जो ब्रिटिशर चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी जुल्म ये कर रहे थे, है ना। जाहिर सी बात, अंग्रेज तो एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे, बर्बाद कर ही रहे थे, लेकिन उनकी एक्सप्लॉइटेशंस को अपने अखबार में या अपने पेपर्स पे आपको नहीं पब्लिश करनी है। केवल वही बात छापना है जो वो ब्रिटिशर्स अच्छे कर रहे हैं, अच्छी चीजों को दिखाइए, खराब चीजों को नहीं शो करना है। तो दो अहम बात थी। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले कुछ भी हो, आपको ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से पूछना है, आस्क करना है, या उनसे आपको परमिशन जो है जरूर लेनी है। बिना परमिशन का जो है आप नहीं छाप सकते पेपर्स। तो दो अहम बात थी, ठीक। फिर एक एक्ट और भी पास हुआ जो कि अहम है 1881 के अंदर, 1881 के अंदर। आर्म्स एक्ट 1878 के अंदर आपने देख लिया कि किस तरह से जो है वो जो हथियार थे उसको उन्होंने पाबंदी लगा दी कि नहीं रख सकते हैं। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर न्यूज़पेपर से रिलेटेड थी। फिर एक एक्ट पास हुआ था 1881 के अंदर जो अहम है, मतलब ये 3-4 इवेंट्स हुए जिससे जो है हिंदुस्तानियों को समझ में आ गई कि बैठ के रहने से कोई फायदा है नहीं, हमें कुछ ना कुछ एक्शंस लेने हैं, ठीक है। तो 1881 के अंदर जो है एक और पास हुई जिसको हम बोलते हैं इल्बर्ट बिल। आप लोग यहाँ पे सुने होंगे इल्बर्ट बिल, ठीक है। अब देखिए इल्बर्ट बिल के अंदर क्या क्या बातें हुई। इल्बर्ट बिल के अंदर बेसिकली ऐसा था कि उस वक्त जो अंग्रेजों के जो कोर्ट होते थे, है ना, जो उनका जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो होते थे, उस कोर्ट के अंदर जो है जजेस होते थे। मतलब इल्बर्ट बिल के अंदर क्या चीजें देखिए, जजेस होते थे, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जजेस के अंदर वो लोग भेदभाव कर रहे थे। भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन ये कर रहे थे कि मान लीजिए कि एक जज है जो वाइट है ना, सफेद है, और वो जज जो है यूरोपियंस है ना, तो वही जो है सिर्फ जज बन सकते हैं इस कोर्ट के।
अब मान लीजिए कि इंडियंस भी पढ़ लिख लिया, एग्जाम्स उन्होंने भी कंप्लीट कर दी, अब वो भी जो है जज बनेंगे, लेकिन उनको जो है हम बोलेंगे कि वो जो है ब्लैक है क्योंकि इंडियंस हैं और वो भारतीय हैं, ठीक है। तो जितनी जजेस को इंपॉर्टेंस या महत्व व्हाइट जज को या यूरोपियन जज को दिया जाएगा, जिनके पगार या जिनकी सैलरी यूरोपियन जज के होंगे, उतनी सैलरी या उतनी अच्छी बर्ताव जो है वो इंडियन जज के साथ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इंडियंस नहीं है। बात दफा तो ऐसा होता था कि उनको परमिशन ही नहीं होती थी कि वो बन सके, केवल यूरोपियन ही जज यहाँ पे बैठ सकेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि जो हिल्बर्ट बिल था वो बेसिकली हाई कोर्ट के जो जजेस थे उसको लेके भेदभाव था कि केवल वही बन सकते हैं जो वाइट हैं और जो यूरोपियंस हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जो अफ्रीका के अंदर कर रहे थे वो यही तो था, नस्ली भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के जो रेस जो है वाइट होंगे है ना, तो वही सिर्फ बन सकते हैं, बाकी जो ब्लैक होंगे है ना, जो इंडियंस होंगे वो नहीं बन सकते हैं। तो उसको लेके वो भेदभाव कर रहे थे। अब बताइए कि एक बंदा यूरोपियन से वाइट दिखता हो लेकिन इंडियंस है, इंडियंस भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने अगर पढ़ लिख लिया, एग्जाम्स अगर पास कर गए, भाई तो एग्जाम्स पास हो गए तो उसमें ब्लैक और व्हाइट से क्या मतलब है, उनको आप बनाइए जज, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, उन लोगों के साथ जो है भेदभाव कर रहे थे। तो हिल्बर्ट बिल यही चीज थी, ठीक। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हो रही है, कौमी तहरीक की शुरुआत कैसे हो रही है, इंडियंस अंग्रेजों के खिलाफ सामने कैसे आ रहे हैं। तो ये 3-4 इवेंट्स हुए जिसके वजह से जो है ये चीजें हुई। तो 1878 के अंदर आपने देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ, जिसको मैंने विस्तार से पढ़ाया। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अगर डिटेल्स में देखें ना सर, कि न्यूज़पेपर्स वगैरह के ऊपर, तो इसमें हम एक चीज ये कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था, है ना, हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच था वो बिल्कुल हमसे छीन गई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आज फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, आप लोग जानते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है कुछ गलत हो रही है भाई, अखबार में न्यूज चैनल पेपर्स वगैरह में तो आएंगे, लेकिन ऐसा अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें हमसे बोलने का अधिकार छीन, मतलब अंग्रेजों ने छीन ली, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी लगा दी, अंग्रेज जितना भी गलत करे आप नहीं बोल सकते, यही तो क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को उन्होंने बैन कर दी। फिर आपने यहाँ पे देखा कि जो है 1878 के अंदर एक और एक्ट पास हुआ जिसको हम बोलते हैं आर्म्स एक्ट, ठीक है, ये भी आपने लर्न किया, समझा। फिर आपने देखा कि 1881 के अंदर एक बिल पास हुई जिसको हम बोलते हैं हिल्बर्ट बिल, और जिसमें जो है जज वगैरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। तो ये चीजें जो है एक तरफ हो रही थी इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ही जो है बिल्कुल हिंदुस्तानियों के लिए गलत साबित होनी थी कि भारत के साथ जो है वो भेदभाव हो रही है, चीज हो रही है, ठीक है। इसको आप ध्यान पे रखेंगे। एग्जाम्स के अंदर डेट्स पूछ लेते हैं। अच्छा, जो बंदा जैसे मान लीजिए कि जो अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या ऊपर लेवल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि एग्जाम्स के अंदर जो है कभी कभी जो है ना सब्जेक्टिव टाइप्स के सवाल आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिसको बीए ऑनर्स हिस्ट्री जामिया के अंदर करना है, एमयू के अंदर करना है, उनके लिए तो बेहतर है कि ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल डेट्स पूछेंगे वो टिक कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि कभी अगर सब्जेक्टिव टाइप्स के सवाल आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको बाध्यता डिटेल्स में लिखने होते हैं सर। यूपीएससी हो गया या आपका सीजीएल हो गया या एसएससी हो गया, तो सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को आप कैसे लिखेंगे जब तक आपको समझ नहीं होगी, जब तक आप जानेंगे नहीं उसके बारे में, तो कैसे लिखेंगे आप। तो जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो आप जान गए कि क्या क्या चीजें हमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर। अरे कभी कभी ऐसा भी होता है सर, ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि उस एक्ट के वजह से, उस कानून के वजह से हिंदुस्तानियों के ऊपर जो है क्या असर हो गई। तो आप जब तक नहीं समझेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे। तो जैसे मैंने डिटेल्स में समझाया, मुझे उम्मीद है कि आप इसको सही से आप लिख पाएंगे, क्योंकि मैंने जो है पूरी कोशिश की कि आपको मैं जो है वो समझा दूंगा ना, ठीक है। तो एक तरफ तो ये चीजें हो रही है, मतलब है कि जैसे 1878 के अंदर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुए, या जैसे मान लीजिए कि 1878 के अंदर आर्म्स एक्ट हुआ, या 1881 के अंदर जो है हिल्बर्ट बिल हुए। तो आप इसको अगर सही से समझेंगे तो आप सब्जेक्टिव टाइप्स आंसर्स पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ सर, कि कहने का मतलब है कि चेंजेस क्या क्या हुए, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या हिंदुस्तान के अंदर जो है ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। तो भारत के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई, क्या क्या बदलाव हुआ, हम इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एक तो आपने वो डेट्स पढ़ी, ठीक, मतलब क्या क्या तब्दीलियां हुई जिसकी वजह से जो है भारत के लोग जो है बहुत नाराज हो गए, है ना,
सामने आया है। तो क्या क्या चेंजेस हुए इसमें, ठीक है। सबसे पहला मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, फर्स्ट जो चेंजेस हुए, ब्रिटिशर्स कांग्रेस का मतलब होता है जीतना, फतह करना, ठीक है। किंगडम, एक के बाद एक किंगडम के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। क्या हम इसको कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ने, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बंगाल के ऊपर कब्जा किया, या मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इन्होंने अवध के ऊपर कब्जा किया। तो एक तो ये चीजें हो गई, ठीक है। सेकंड में इन्होंने क्या किया सर, कि जो एजुकेशंस हैं, एजुकेशंस में भी उन्होंने बहुत तब्दीलियां की, चेंजेस किए। जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन से शिक्षा कैसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अंग्रेज इसमें काफी अपना योगदान दिए। तो कहने का मतलब है कि जो 90th सेंचुरी के अंदर या जो 20th सेंचुरी के अंदर हुए चेंजेस एजुकेशन के ऊपर, इसका असर जो है वो हिंदुस्तान में देखने को देखने को मिला कि वो कैसे खुल के आ रहे थे। एजुकेशन चेंजेस जो कर रहे थे वो मतलब शिक्षा कैसी होनी चाहिए ये डिसाइड अंग्रेज कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में एक जमाने से शिक्षा की जो व्यवस्था थी, एजुकेशन की जो व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं लोग इससे नाखुश तो जरूर रहे होंगे, वो सामने आ रहे थे, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि जो समाज था, सोशल या जो धर्म थे, रिलीजियस, इसके अंदर इन्होंने काफी परिवर्तन किया, चेंज किया, रिफॉर्म किया, इसको काफी इन्होंने सुधारने की कोशिश की। समाज अपने तरीके से इन्होंने बनाने शुरू किए। तो जाहिर सी बात है जो पुरानी समाज व्यवस्था थी एक जमाने से, रिलीजियस मजहब धर्म परिवर्तन करने की भी कोशिश की, काफी लोगों के धर्म परिवर्तन कर दिए। समझदार चीजें, सती प्रथा एक जमाने से हिंदुस्तान के अंदर फॉलो हो रही थी। हम जानते हैं सती प्रथा गलत है, एजुकेटेड लोग जितने भी होंगे वो सती प्रथा के अगेंस्ट में होंगे, या विडो मैरिज जो है विधवाओं की शादी। लेकिन एक चीज आप ये सोचे कि एक जमाने से ये चीजें हिंदुस्तान के अंदर कंटिन्यूटी में थी, एक जमाने से चीजें चल रही थी, उनका हिंदुइज्म का अपना ट्रेडिशन था, सती प्रथा वगैरह या इस तरह की। तो जाहिर सी बात है हमें खराब चीज है ये, लेकिन अगर इंडियंस इसको चेंज करना चाहे, बदलना चाहे, है ना, तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इस चीज को चेंज करने उन्होंने शुरू किया कि सती प्रथा नहीं होगी, है ना, अब नहीं जलेंगे, फिर दोबारा विधवाओं की शादी होगी। तो जाहिर सी बात है जो हिंदुस्तान के जो लोग थे जो इस पे फॉलो करते थे, तो काफी ऑर्थोडॉक्स होते हैं, तो वो उनके खिलाफ हुए शुरुआत में कि आप हमारे धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, हमारी ये ट्रेडिशंस हैं, हमारी ये संस्कृत जो है इस तरह से जो है, तो आप इस तरह से क्यों चेंज कर रहे हैं। तो वो लोग खुल के आएंगे। तो ये परिवर्तन तो अंग्रेज जरूर किए, लेकिन इसका जो है असर हिंदुस्तान में देखने को मिला, जिसके वजह से हिंदुस्तान के लोग जो है वो इकट्ठा हुए, ठीक है। फिर आपने एक चीज और देखा इसके अंदर, तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म हम कह सकते हैं कि समाज को उन्होंने कैसे चेंज करने की कोशिश की, ठीक है। फिर वैसे ही एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताऊं सर, जैसे मान लीजिए कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, तो इसके वजह से भी जो है बहुत सारी चेंजेस भारत में देखने को मिला। 1857 आप तो पढ़े हैं कुछ पहले, ठीक है। फिर एक चेंजेस ये हुआ इन्होंने कि हमारा जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको भी उन्होंने बदलने की कोशिश की, है ना, कि अपने हिसाब से वो प्रशासन चलाएंगे। एक जमाने से जो एडमिनिस्ट्रेशन चलते आ रही थी भारत के अंदर, जाहिर सी बात है बहुत लोग सामने आएंगे जो इनके अपोज करेंगे, हाँ भाई हमारे यहाँ ऐसे प्रशासन है, आप क्योंकि हुकूमत तो आप उनके हाथ में है, तो वो जिस तरह से चाहे अपनी हुकूमत चला सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस जो है वो करने की कोशिश की। फिर कुछ ऐसे एक्ट वो ले आए, है ना, जिसका जो है गलत असर जो है हिंदुस्तान, इसको हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू लॉ, यानी नई कानून बनाया, लॉ कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि नए एक्ट उन्होंने ये किया, जैसे इल्बर्ट बिल या आपने देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो जब इस तरह की चेंजेस आप करने की, मतलब कोई चीज ऐसा नहीं है जहां पे ये तब्दील नहीं कर रहे थे या चेंजेस बदलाव नहीं कर रहे थे, चाहे प्रशासन में क्यों ना हो, चाहे एजुकेशनल सेक्टर्स में क्यों ना हो, चाहे सोसाइटी या समाज में क्यों ना हो, चाहे जो है आपका यहाँ पे जो है जो इंसान के फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको लेके, तो हर जगह ये तब्दील करने की या चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के धर्म परिवर्तन पे उतर आए। तो कहने का मतलब है इस तरह की चीजें करेंगे आप, है ना, तो लोग वो खुल के आएंगे। और सबसे मैं ताज्जुब वाली बात ये बता दूं कि ये जो चेंजेस हो रहे थे, बदलाव हो रहे थे, किसी एक कम्युनिटी या किसी एक समुदाय के लिए नहीं, हिंदुस्तान में हर तबके
के लोग रहते हैं, हर भाषा बोलने वाले के लोग रहते हैं, समझना चीजें। तो मतलब डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल्स वर कमिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, कि अलग अलग सेक्शंस के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आ रहे थे, कोई किसी से प्रभावित था, कोई किसी से प्रभावित था, कोई किसी से, है ना, अलग अलग जो है वो चेंजेस कर रहे थे। ठीक, तो कहने का मतलब है, देखिए क्या है, अगर कोई बदलाव करते हैं, मतलब कोई चेंज करते हैं या चेंजेस हम करने की कोशिश करते हैं, तो चेंजेस का जो मतलब असर होता है ये दो तरीके से होता है। एक हम कह सकते हैं कि चेंजेस तो चाहे पॉजिटिवली होगा या बदलाव का जो असर होगा वो नेगेटिव होगा, है ना, यही चीज हो सकता है सर। तो जो ब्रिटिशर्स जितने भी चेंज किए वो ये चाह के कर रहे थे कि हम पॉजिटिवली चेंज कर रहे हैं, है ना, लेकिन इसका असर जो हिंदुस्तान में हुआ वो इसका क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। नेगेटिव इसलिए हुआ कि वो अंग्रेज शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाए होंगे, है ना, कि चेंज करने से इतने लोग जो है वो इकट्ठा होंगे। तो नेगेटिव का जो असर हुआ इंडिया के अंदर वो क्या हुआ, जिससे भारत के अंदर एकता और ज्यादा हुई, यूनिटी और ज्यादा हुई। और यूनिटी इसलिए ज्यादा हुई कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल जो है वो क्या हो रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे। हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल्स जो है वो खुल के आ रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो कहने का मतलब है कि हमें इससे काफी जो है फायदा हुआ। अब मैं अगर थोड़ा यहाँ पे आपको समझा पाऊँ तो मैं ये समझा पाऊँ कि 1870s या 1880s के अंदर जो है क्या क्या चेंजेस होना शुरू हुआ, ये आप देखिए। और लोगों के जहन में इससे ये सवाल होना शुरू हुआ कि भारत या इंडिया क्या है, किसके लिए है, और अंग्रेज जो है वो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर पूरा कंट्रोल्स कर रखा है, हमारी पूरी व्यवस्था के ऊपर उन्होंने कंट्रोल्स कर रखे हैं। तो वहां से उनको जो है क्या किया जाए, हटाया जाए या निकाला जाए। ठीक है, अब देखिए क्या चीजें हुई इस पूरे दशक के अंदर। हिंदुस्तान के अलग अलग एरियाज में कुछ पॉलिटिकल संगठन, कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो उभरना शुरू हुए, जो हिंदुस्तान के अलग अलग एरियाज में बनने शुरू हुए। और इनका मोटिव ये था कि हमें जो है वो यहाँ से जो है अंग्रेजों को जो है मतलब हिंदुस्तान को आज़ादी दिलानी है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ये बताऊं कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने शुरू हुए, कुछ संगठन बनने शुरू हुए जो अब ये खुल के जो है अंग्रेजों के खिलाफ आ रहे थे, पॉलिटिकल एसोसिएशंस। और ये पॉलिटिकल एसोसिएशन जितने भी लोग बना रहे थे ये सब कौन थे सर, एजुकेटेड लोग थे। जाहिर सी बात है अगर एजुकेटेड लोग शामिल हो जाते हैं तो फिर जो है मुश्किल हो जाती है हुकूमत के लिए। ठीक है, पहला जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना, कई बने, है ना, पूना के अंदर एक बना सर जिसको कहते हैं पूना सर्वजनिक एसोसिएशंस। फिर एक बना बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स में भी पूछते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, थर्ड में जो है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन, एक संस्था, एक संगठन बन रही है जो अंग्रेजों के खिलाफ खुल के आएंगे अभी, है ना। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस, या एक और आप यहाँ पे याद कर लीजिए मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा एसोसिएशंस। तो ये बड़े बड़े एसोसिएशन थे जो बन रहे थे भारत के अंदर। लेकिन मैं एक चीज ये बता दूं कि हमें जो विस्तार में यहाँ पे समझना है सर, क्योंकि जो हमारा आज टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का, वो बेसिकली हम INCs को डिटेल्स में पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्योंकि इससे बहुत सवाल आते हैं एग्जाम्स में। हाँ, ये आता है कि ये जो है अलग अलग एसोसिएशंस बने, आप उनके नाम बताइए कि आप जानते हैं ये एसोसिएशन। अच्छा, इन एसोसिएशंस के क्या मतलब थी, पॉलिटिकल एसोसिएशंस का ये मतलब था हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, ज्यादती हो रहे हैं, हम उस पर बात करें, हम आज़ादी के ऊपर बात करें। हिंदुस्तानियों के साथ जो इतनी भेदभाव हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये भेदभाव ना हो। हिंदुस्तानियों को भी जो है अंग्रेज अपनी हुकूमत मतलब प्रशासन में शामिल करे। अगर मान लीजिए कि एक एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें अंग्रेज भी बैठ रहे हैं, इंडियंस भी बैठ रहे हैं, तो इंडियंस अगर एग्जाम्स में क्वालिफाई कर लिया तो भाई हिंदुस्तानियों को शामिल करो,
जैसा आपने देखा कि जज वगैरह का एलिबर्ट में मैंने पढ़ा है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं बैठाएगा, मतलब उनको जो है अपने प्रशासन का हिस्सा नहीं बना रहे थे, वो शामिल नहीं कर रहे थे। ये वो मान के चलते थे कि हिंदुस्तानियों के कंधे में जिम्मेदारी देना बेकार है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं करते हैं, नहीं निभाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो फिर बहुत गलत हो गई है ना, ठीक है। क्योंकि उस वक्त भी इंडिया में ऐसे एजुकेटेड लोग थे सर जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस था। दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, आरसी दत्त थे, मन्नार चीजें, उसका सुब्रमण्यम अय्यर थे, तो इतने बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे। लेकिन सर सैयद अहमद खान थे। लेकिन आप अगर ये कहोगे कि इंडियंस अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं करते हैं, इंडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ये करते हैं, तो जाहिर सी बात ये कहना बिल्कुल गलत थी, एक भेदभाव था, ठीक है। तो इतने सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने शुरू हुए। एक बात याद रखिएगा कि ये देश के कोई एक स्पेसिफिक इस पे नहीं बना, देश के अलग अलग हिस्से पे बना। बॉम्बे के अंदर ये चीजें बनी, मद्रास के अंदर नीचे ये बना, पूना के अंदर जो है, महाराष्ट्र के अंदर ये चीजें बनी है ना, आईएनसी जो है बॉम्बे के अंदर बनी। तो मतलब जो है वो साउथ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में या नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने शुरू हुए। हम इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस को विस्तार या डिटेल में समझेंगे कि आईएनसी जब बनी हिंदुस्तान के अंदर तो वो क्या क्या डिमांड रखे, और आईएनसी बनने से हिंदुस्तान की राष्ट्रीय आंदोलन को, कौमी तहरीक को, हिंदुस्तान की आज़ादी मिलने में कितनी फायदा साबित हुएगी, समझ में आ रही है। हम इसको समझेंगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, आईएनसी बनी था तो आप जानते हैं कि 1885 में बना। ये जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है ना सर, सब इसी दशक में बना, 70s 80s में ही बने सब। तो ये जो है आईएनसी जो है 1800, तो मतलब इसको हम इसलिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नाम से जानते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत जो है वो हुई थी। अगर मैं ये बताऊं कि जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, और अगर मैं ये बताएं कि खास तौर से जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी है ना, इसको हम समझेंगे कि आप सब जानते हैं कि बेसिकली जो है दिसंबर 1885 के अंदर जो है ये बना है ना, और कहाँ पे, तो आप सब जानते हैं कि बॉम्बे के अंदर जो है इनकी स्थापना हुई, बॉम्बे के अंदर जो है ये बना, ठीक है। अब जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे उनके जो लीडर्स थे उस जमाने में कौन कौन लीडर्स थे, तो बहुत सारे थे। लेकिन अगर मैं मेन लीडर्स के बारे में बात करें कि कौन कौन लीडर्स थे जो ये काम को अंजाम दे रहे थे, ये पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रहे थे, तो इसमें कई व्यक्ति के नाम है। एक तो है आपका आरसी दत्त। आरसी दत्त का मतलब है रमेश चंद्र दत्त, फुल फॉर्म है इसका रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। एक है सुब्रमण्यम अय्यर, एक है आपका सुब्रमण्यम अय्यर। ये भी थे जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस के लीडर थे इसमें मेन। ये सब पूछते हैं सवाल एग्जाम्स में, है ना। एक बहुत मशहूर व्यक्ति थे उस वक्त, है ना, जिन्होंने जो है इंडिया की इकोनॉमी वगैरह पे भी जो है बहुत काम किया, दादा भाई नौरोजी, जो प्रेसिडेंट भी बने। जो आईएनसी के सेकेंड अध्यक्ष थे वो जो है आपका दादा भाई नौरोजी थे, तो दादा भाई नौरोजी भी इसके अंदर शामिल थे। फिर एक लीडर यहाँ पे और है आपके बदरुद्दीन तैयब जी, मतलब ये वो इंडियन थे, ये वो हिंदुस्तानी थे जिन्होंने, अब काफी एजुकेटेड थे, एक से एक क्वालिफिकेशन से सबके बहुत पढ़े लिखे थे, है ना। ये वो लीडर थे जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना रहे थे इंडिया के अंदर, है ना, जो हिंदुस्तान के मसलों मसाइल से बात करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये सब जो है आपका यहाँ पे इतने सारे व्यक्ति हैं। सुब्रमण्यम अय्यर हैं, आरसी दत्त हैं, उसका दादा भाई नौरोजी हैं, फिर आपका जो है बदरुद्दीन तैयब जी हैं, कई और भी व्यक्ति हैं, है ना, लेकिन ये जो है सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक चीज मैं आपको बता, एक और थे यहाँ पे, जैसे जो मेन फाउंडर भी थे इसके, उसको कहते हैं WC बैनर्जी। तो ये सब व्यक्ति के नाम याद आप रख लीजिएगा कि मेन लीडर्स कौन थे जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना रहे थे, तो इतने सारे लीडर्स के नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब आईएनसी का जो मेन फाउंडर, ये तो मेन लीडर्स थे, लेकिन आईएनसी के जो मेन फाउंडर थे, एक तो WC बैनर्जी भी थे, है ना, कि मेन जो है WC बैनर्जी, और इनके साथ एक और थे जो दोनों मिलकर आईएनसी की स्थापना कर रहे थे। एक है AOU जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, और WC बैनर्जी। अच्छा, WC बैनर्जी जो है वो आईएनसी के पहले अध्यक्ष भी बने सर, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। क्या बने? फर्स्ट
प्रेसिडेंट, मतलब पहले अध्यक्ष जो है वो डब्ल्यूसी बैनर्जी बने। तो इन लीडर्स के नाम याद रखिएगा। सेकंड में दादा भाई नौरोजी बने, है ना, जो कि बहुत ही अच्छे लीडर थे या अच्छे एक्टिव थे उस वक्त। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि एग्जाम्स के अंदर कॉम्पिटिटिव लेवल्स में जो है इस पे क्या होता है कि पहला आईएनसीज के जो सेशंस हुए, सेशंस मतलब जैसे मान लीजिए कि दिसंबर 1885 में जो है आईएनसीज की स्थापना हुई, ठीक है। तो इसका जो पहला मीटिंग या सेशंस हुआ वो आपका हुआ बॉम्बे के अंदर, सब जानते हैं आप, क्योंकि बॉम्बे में बनी और पहला सेशन जो है वो बॉम्बे के अंदर हुआ 1885 के अंदर। और बॉम्बे के अंदर जो मेन थे, इसके अंदर जो अध्यक्ष थे, जिसके अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, ये है आपके डब्ल्यूसी बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी जो है ये थे, ठीक है, पहला। और एओयू फाउंडर, तो पहला सेशन तो ये हो गया। फिर सेकंड में जो है जो बैठक हुई 1886 के अंदर, क्योंकि देखिए क्या था, आईएनसीज जो बनाई गई थी 1885 के अंदर, हर साल एक साल में क्या डेवलपमेंट्स हुए, कितनी प्रॉब्लम्स हम लोगों का जो है सॉल्व कर पाए, या क्या क्या हमने जो है योजनाएं बनाई, वो सब हर साल के एंड में जो है वो सेशन होते थे दिसंबर के महीने में। और फिर वो सारी बातें जो है वहाँ पे होते थे, लोग आते थे और फिर डिस्कस करते थे कि अब हमें अगला क्या कदम लेना है। तो हर साल में इनकी सेशंस होती थी दिसंबर में। 1886 में सेशंस हुई, लेकिन ये सेशन जो है कलकत्ता के अंदर हुई, सेकंड सेशन हम कहते हैं इसको, है ना, कलकत्ता के अंदर। और इसमें जो अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बैनर्जी के बाद जो सेकंड अध्यक्ष बने, इसका वो दादा भाई नौरोजी। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड अध्यक्ष जो है वो दादा भाई नौरोजी साहब जो है वो थे इनके आईएनसीज के, तो सेकंड अध्यक्ष भी हो गए, ठीक है। फिर क्योंकि एग्जाम्स में फर्स्ट भी पूछते हैं, सेकंड भी पूछते हैं, 4 सेशन तक जो है आपको 1887 के अंदर जो है मद्रास के अंदर भी जो जगह तय होती थी कि कहाँ पे मीटिंग्स होंगे, कहाँ पे जो है इकट्ठा होंगे सब, तो ये मद्रास के अंदर। और इसमें जो अध्यक्ष बने वो बदरुद्दीन तैयब जी बने, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एग्जाम्स में कभी-कभी सवाल ये पूछ लेते हैं कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसीज, कि मुस्लिम पहला अध्यक्ष कौन थे आईएनसीज के। तो आपका आंसर क्या होगा, बदरुद्दीन तैयब जी जो है फर्स्ट थे जो मुस्लिम थे आईएनसीज के जो अध्यक्ष बने, ठीक है। फोर्थ सेशन जो हुआ 1888 के अंदर, जो जगह तय हुई, डिसाइड, जहाँ पे मीटिंग्स हुई, इलाहाबाद के अंदर हुई मीटिंग, क्योंकि जो इसका मीटिंग प्लेस होते थे ना वो चेंज होते थे, ठीक है। तो इलाहाबाद के अंदर हुई और इसमें जो अध्यक्ष बने वो जॉर्ज यूल नाम है इनका, है ना, वो कहते हैं जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल बेसिकली अंग्रेज थे, तो अंग्रेज बने। तो कहने का मतलब है पहला जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, जो आईएनसीज के अध्यक्ष बने वो जॉर्ज यूल थे, जिसका सेशन इलाहाबाद में हुए। तो एग्जाम्स के अंदर ये 4 सेशंस आपको याद करने होते हैं कि जो है आप जगह याद कर लीजिए कि कहाँ पे मीटिंग्स हुई, डेट्स याद कर लीजिए कौन से डेट्स में हुई, और जो है कौन अध्यक्ष थे तो याद कर लीजिए। क्योंकि मैं ये जो है सिस्टमेटिक लिखा हूँ इसलिए आपको प्रॉब्लम्स में हो रही है, लेकिन बात दफा सिर्फ 1887 पूछ लेगा कि 1887 में जो है वो कहाँ पे हुई या कौन थे उसके अध्यक्ष, तो इस तरह के सवाल एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो ये मेन है आपका पहला अध्यक्ष डब्ल्यूसी बैनर्जी, और डब्ल्यूसी बैनर्जी फर्स्ट अध्यक्ष भी आईएनसीज के हैं, और जो है आईएनसीज के क्या है फाउंडर भी है एक तरह से, एओयू और प्लस जो है डब्ल्यूसी बैनर्जी मिलके। तो ये 4 सेशन जो है आपको ज़हन में रखनी है, याद करना है, ठीक है। अब देखिए क्या चीजें हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जो एजुकेटेड लोग थे इस पॉलिटिकल एसोसिएशंस के जरिए जो है वो अंग्रेजों से बात कर रहे थे, ब्रिटिशर्स से बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि जब आईएनसीज बनाई गई है ना 1800 दिसंबर 1885 में, तो इनके क्या क्या डिमांड रहा, ठीक है। और डिमांड किनके सामने कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों के सामने में। तो हम कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ आईएनसीज क्या था, मतलब ब्रिटिशर्स से जो है क्या क्या डिमांड कर रहे थे। अगर मैं डिमांड के बारे में बात करूं तो डिमांड जो है सबसे पहले जो डिमांड थी इनका एडमिनिस्ट्रेशंस को लेके, मतलब प्रशासन को लेके था कि प्रशासन में हिंदुस्तानियों को भी शामिल किया जाए, हिंदुस्तानी को भी उस पोजीशंस पे या उस जगह पे जो है इंडियंस को भी शामिल किया जाए, जो लोग एग्जाम कम्पीट करके आते हैं, कोई भेदभाव ना हो। तो हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशंस में पहली डिमांड थी कि जो इंडियनाइजेशन हो वो हिंदुस्तानी जो है वो शामिल हो सके, ठीक। और सेकेंड जो डिमांड थी इसका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी वो बेसिकली
इकोनॉमी को लेके, जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, जो किसानों को प्रॉब्लम्स हो रही थी, है ना, जो रेवेन्यू इतना ज्यादा था, तो उसको लेके बात हो रही थी। तो नंबर ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थे, नंबर ऑफ इकोनॉमिकल इश्यूज थी, जहां पे आईएनसीज जो है वो बैठ के जो है अंग्रेजों से बात कर रहे थे। तो हम सबसे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, प्रशासन में क्या चेंजेस करना चाह रहे थे, आईएनसीज वाले क्या क्या डिमांड किए अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से, और फिर सेकंड में हम देखेंगे कि इकोनॉमी के ऊपर जो उन्होंने क्या क्या बात की। तो हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, फिर इकोनॉमी देखते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने क्या क्या डिमांड ब्रिटिशर्स से किए जो आईएनसीज बनाए गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या डिमांड हुई। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बेसिकली प्रशासन। ठीक है, जो सबसे पहली बात है वो ये है, जो पहला इन्होंने डिमांड किया वो ये किया यहाँ पे कि इंडियन should be placed in higher positions, कि हिंदुस्तानियों को जो है जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं या हायर पोजीशंस कह सकते हैं या हायर पोस्ट कह सकते हैं, उन पोस्ट में भी जो है क्या किया जाए, हिंदुस्तानियों को शामिल किया जाए। ठीक है, केवल अंग्रेज ना हो, है ना, हमें भी यहाँ पे शामिल किया जाए। सेकेंड जो डिमांड थी इनका, जो इनसे कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि एक एग्जाम से आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम्स होते हैं ना, ठीक है, इंडिया में जो काफी टफेस्ट एग्जाम्स हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम जो होते हैं, वो काफी इंडिया का जो है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है ना, जहाँ पे लोग जो है काफी मेहनत करके जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। तो पहले इस यूपीएससी को जो है हम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के नाम से जानते थे, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के नाम से आते थे। तो सी फॉर सिविल, एस फॉर सर्विस एग्जाम, यूपीएससी को पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स उस दौर में जो कंडक्ट होती थी अंग्रेजों के दौर में, तो इसमें तो सबसे पहले ये एग्जाम जो कंडक्ट होती थी वो लंदन में होती थी, इंग्लैंड में जो है लंदन के अंदर ये एग्जाम्स कंडक्ट होती थी, जहाँ पे इंडियंस वहाँ पे जाके शामिल होते थे। लेकिन जाहिर सी बात है उस देश में हो रही है, लंदन के अंदर हो रही है, तो वहाँ पे पता नहीं वो लोग क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आना चाह रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे कि इस सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो है वो लंदन में ना हो, बल्कि हिंदुस्तान में भी इसको कंडक्ट कराया जाए, ताकि हम यहाँ खुद देखेंगे चीजों को कि कैसे हो रहा है। तो सेकंड में डिमांड ये लोग कर रहे थे कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स है, जिसको पहले बाद में अभी यूपीएससी कहते हैं, तो वो सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है कंडक्टेड सिर्फ लंदन में ना हो, बल्कि कंडक्टेड आल्सो इन इंडिया, भारत में भी जो है ये एग्जाम्स क्या हो कंडक्ट किया जाए। तो ये एक डिमांड जो उन्होंने रखा एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, थर्ड जो डिमांड थी वो यहाँ पे क्या रखी उन्होंने अंग्रेजों के सामने में, वो ये रखा कि आपने जैसे पढ़ा कि यहाँ पे जो है हिल्बर्ट बिल, जैसे आप लोग याद कर पा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मैं इसको बताऊं जैसे हिल्बर्ट बिल मैंने 1881 के अंदर जो बताया, इस एक्ट के अंदर जो रेसिज्म्स था, जो वाइट जज थे उनको ज्यादा सुविधाएं होती थी, या वो ज्यादा जो है आते थे, इंडियन जो जज होते थे उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिए जाते थे, उनको शामिल नहीं किया जाते थे। तो वो जो भेदभाव था, है ना, वो भेदभाव खत्म हो जाए और इंडियन जज के साथ भी वही व्यवहार हो, वही उनके साथ बर्ताव किया जाए जो यूरोपियन जज के साथ जो है करते हैं। सबसे पहले तो भेदभाव ना करें, अगर वो एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं तो वो जो है इंडिया के अंदर जो है जज बने, वो यूरोपियन का अलग बात है। तो कहने का मतलब है कि जो जजेस का मसला था, है ना, वो जो है क्या हो जाए आपका इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाए। तो ये जजेस के साथ जो इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे, उनको ज्यादा अहमियत देना चाहिए, है ना, ये बात कर रहे थे। और दूसरी बात जो सिर्फ वाइट जज के लिए हो रहा था, है ना, वो सिर्फ ना हो और सबको इसके अंदर शामिल किया जाए। तो ये तीन है। चौथी जो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने डिमांड किया, जो आईएनसीज बनाए गए, एग्जाम्स में क्या पूछेंगे कि आईएनसीज जो बनाई गई पॉलिटिकल एसोसिएशंस, तो शुरुआत में उन्होंने अंग्रेजों से क्या क्या डिमांड, किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, है ना, और क्या हमारे डिमांड्स को उन्होंने एक्सेप्ट किए या नहीं किया। तो हम क्या करते हैं कि डिमांड को दो हिस्से में बांटते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा इकोनॉमिकल। तो थर्ड डिमांड्स उन्होंने क्या रखा, थर्ड डिमांड में एक चीज ये रखा, देखिए आप लोग जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं जो देश के जो है रन करते हैं, पॉलिटिकली चलाते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव आपने देखा, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जुडिशियरी का अलग काम है भाई, वो अलग करेंगे, एग्जीक्यूटिव अलग काम है वो अलग करेंगे, लेजिस्लेटिव का अलग काम है।
लेकिन उस वक्त क्या था कि जो जुडिशियरी थी हिंदुस्तान की, है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि जो जुडिशियरी थी, जुडिशियरी के अंदर क्या क्या होता है, जुडिशियरी के अंदर जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं, है ना, ये सब जुडिशियरी के अंदर आ जाते हैं। तो उस वक्त एग्जीक्यूटिव जो क्लास होती थी, है ना, वो जुडिशियरी को कंट्रोल्स करते थे। मतलब जुडिशियरी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती थी, वरना जैसे होता है ना कि आज मतलब हो रही है चीजें नहीं, लेकिन ये माना गया कि जुडिशियरी जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो चीज़ों को देख के अपने हिसाब से करेंगे, उसमें गवर्नमेंट की कोई जो है कंट्रोल्स नहीं होगी, जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट नहीं था, एग्जीक्यूटिव ही कंट्रोल्स कर रहे थे, तभी तो ये भेदभाव हो रहे थे ना जजेस ब्लैक एंड व्हाइट का। तो इट मींस दैट कि जुडिशियरी कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, ऐसा न हो। फिर जुडिशियरी जो हमारा कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स वगैरह, वो सही तरीके से, या सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जुडिशियरी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो उन्होंने डिमांड रखा अंग्रेजों से कि जुडिशियरी शुड बी सेपरेटेड, है ना, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव से जो है वो क्या होना चाहिए, हुकूमत से अलग होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव को जो है अलग है और जुडिशियरी अलग है। जुडिशियरी और काम कैसा करे, ये इंडिपेंडेंट करे, किसी के बहकावे में आके कोई फैसला ना करे, इंडिपेंडेंटली काम करे। तो ये भी जो है एक बात उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के सामने में जो उन्होंने रखा। ठीक, फोर्थ में अगर मैं बात करूं कि चौथा जो डिमांड था वो क्या था, आप जैसे एक चीज याद कीजिए कि मैंने आपको एक पढ़ाया कि 1878 के अंदर जो है 2 एक्ट पास किए गए थे 1878 में। एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और दूसरे जो एक्ट था वो था आपका आर्म्स एक्ट। ठीक है, तो आपको मैं बताया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर ये चीजें हो रही थी कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच था वो हमसे छीन ली गई थी कि न्यूज़पेपर वगैरह में वो आर्टिकल्स नहीं छपेंगे जो अंग्रेजों के खिलाफ, उनके बातें में अंग्रेज गलत कर रहे हैं लेकिन उसको पब्लिश नहीं करनी है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर जो छीनी गई है उसको वापस दिया जाए और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएं कि गलत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हमें मिलनी चाहिए। तो ये वो डिमांड रखे इन्होंने आईएनसीज ने अंग्रेजों के सामने में, और उन्होंने काफी उससे क्या किया, जो है हमें इस पे जो है कामयाबी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मसला तो आपने सीख लिया। अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो मोटे तौर पे क्या किया, मोटे तौर पे ये कि जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं, बड़े बड़े पोस्ट हैं जहाँ पे सिर्फ अंग्रेज बैठते थे, है ना, डिस्क्रिमिनेट करते थे इंडियन के साथ, तो हिंदुस्तानी वहाँ पे शामिल हो, ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियन शामिल हो, ताकि देखिए हमारी प्रशासन है, हमारे देश की प्रशासन है और वहाँ पे हिंदुस्तानी ही मौजूद नहीं है। तो भाई बिना इंडियंस के हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रशासन कैसे होना चाहिए। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा जो है इंडियंस को होना बहुत जरूरी है, और जो है वो लोग रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि हमें भी अपने प्रशासन में आप लोग मिलाइए। ठीक है, शामिल कीजिए, हमें इंडियनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड में जो जजेस वाले डिस्क्रिमिनेशन थे इल्बर्ट बिल के अंदर, उसको खत्म किया जाए, है ना, और जो हमारे इंडियन जज हैं उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाए, उनको भी उतनी इंपॉर्टेंट किया जाए जितने यूरोपियन जज को देते हैं। ठीक है, थर्ड में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई थी, जो छीन लिया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमें क्या होना चाहिए, मिलनी चाहिए। तो इस तरह के ये लोग जो है डिमांड वो करने शुरू किए, और फिर जो है वो मुकम्मल हुई या नहीं तो बात के बाद रही। थर्ड में जो हम पढ़ेंगे, सेकंड में हम पढ़ेंगे कि सेकंड में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, आईएनसीज जो है वो क्या क्या उनके साथ रखा। तो वो जितने भी भारत के अंदर जो इकोनॉमिकल इश्यूज थे उस पर भी जो है आईएनसीज ने बात करनी शुरू की, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पॉलिटिकल एसोसिएशन था, और उन तमाम इकोनॉमिकल इश्यूज को जो है एक वन बाय वन जो है वो क्या किया, अंग्रेजों के सामने उन्होंने रखा और उससे रिक्वेस्ट किया कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें इसमें रिफॉर्म चाहिए, रियायतें चाहिए, रेवेन्यू कम होनी चाहिए। तो वो क्या क्या इकोनॉमिकल इश्यूज हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। हम जो है दूसरे लेक्चर्स में फिर यहाँ से हम कंटिन्यू जो है वो करेंगे वीडियोस को। तो क्योंकि टुडे इज माय फर्स्ट डे, तो इंशाअल्लाह आप जो है कमेंट्स एंड लाइक करके और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी जो हौसला है उसको आप बुलंद करेंगे, है ना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे और आपके सामने जो है हम अलग अलग वीडियो जो है वो लेके आएंगे। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग घर पे रह के जो है इसको पढ़ें, एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत सुविधा है, मतलब देखिए एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जैसे लाइव क्लास हो रही है, अभी चल रही है, यहाँ पे अपलोड हो रही है, तो हम जो है कितने लंबे तक वो बनाए, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने सोचा कि टाइम कम लूँ और थोड़ा जो है शॉर्ट वीडियोस बनाए, कम वीडियो और टाइम लें, क्योंकि जो है स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे।
देखिए मेरे पास तो प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास सुविधाएं हैं, आप इनको देखिए वीडियोस को, है ना, वीडियोस को अगर देखते हुए जैसे मान लीजिए 10-20 मिनट आपने देखा, बोर हो गए या परेशान हो गए, देखिए आपको तो देखना ही होगा क्योंकि आप एग्जाम्स वगैरह कंप्लीट करेंगे, है ना, पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको समझ नहीं है ये चीज़ें। तो अगर थक जाए तो पॉज का बटन दबाइए, फिर इधर उधर घूमिए, पानी वानी पीजिए, फिर आगे जब फ्रेश हो जाए फिर जो है आप उसको जो है कंटिन्यू कीजिए, फिर उसको देखिए। तो ऐसे करके आप जो है जैसे फिल्म देखते हैं ना, थक गए तो फिर पॉज का बटन दबा दी, तो वैसे करके आप जो है इस वीडियोस को देख सकते हैं। मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 घंटा 30 मिनट का बना होगा, शायद 1.5 घंटे के आसपास का बना होगा वीडियो। और हम इस तरह से हर पार्ट को जो है कवर करेंगे, इंशाल्लाह मुगल्स पे भी बनाएंगे और पूरी इंडियन हिस्ट्री को हम जो है ऐसे ही समझेंगे।